अध्याय 331 से 350। कोई बात नहीं। ये देखकर राहुल मुस्कुराया और उसे दोष नहीं दिया। खैर, वह उसे उन दो सर्वोच्च उद्देश्यों को समझने में मदद कर सकता था। इसके अलावा अब जब वह कारावास दिव्य टॉवर में निहित सर्वोच्च इरादों को समझ चुका था तो बदलाव का समय आ गया था। चिंता मत करो, मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा, और साथ ही मैं तुम्हें अपना कारावास दिव्य मीनार भी दूंगा। इसमें छठे स्तर का विनाश और शक्ति के इरादे हैं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, राहुल ने अपनी आस्तीन लहराई और वे पांचों अचानक अंतरिक्ष शांति के अंधेरे में प्रकट हुए। उसी समय राहुल की हथेली में एक अंधेरा दिव्य टॉवर प्रकट हुआ और उसके स्थानिक इरादे ने उनके शरीर को ढंक दिया, उन्हें स्थानिक अशांति के भीतर घूमने वाली हिंसक शून्य शक्ति से बचा लिया। बहुत धन्यवाद गुरुजी। ये सुनकर रानी पद्मावती का शरीर, मैं इसे परिष्कृत करने में आपकी भी मदद करूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, राहुल ने अपनी आस्तीन लहराई और कारावास दिव्य टॉवर प्रकाश की एक लकीर में बदल गया और रानी पद्मावती के माथे में प्रवेश कर गया। ठीक है, फिर राहुल की मदद से रानी पद्मावती ने जल्दी से कारावास दिव्य टॉवर पर अपनी आत्मा की छाप छोड़ दी। डिंग चून की मेजबान ने अपने शिष्य को कारावास दिव्य मीनार मध्यम श्रेणी की पवित्र कलाकृति प्रदान की है। मेजबान को यादृच्छिक रूप से 3x महत्वपूर्ण पुरस्कार मिला है। बधाई हो, मेजबान ने दीप्तिमान दिव्य मीनार मध्यम श्रेणी की पवित्र कलाकृति प्राप्त कर ली है। राहुल के भंडारण स्थान में अचानक एक चमकदार दिव्य टॉवर प्रकट हुआ। ये वास्तव में हल्का इरादा है। राहुल ये देखकर आश्चर्यचकित हुआ। सृजन और भक्षण के इरादों की तरह हल्के इरादे भी सर्वोच्च इरादों के बाद दूसरे स्थान पर आने वाले युद्ध संबंधी इरादे थे। अगर किसी का प्रकाश का इरादा एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाए तो वह प्रकाश में बदल सकता है और सब कुछ शुद्ध कर सकता है। वह प्रकाश की तरह तेज गति से भी चल सकता है। हल्का इरादा गीता के लिए उपयुक्त होना चाहिए, राहुल ने खुद से कहा। अग्नि की अवधारणा सभी चीजों को जला सकती थी, लेकिन इसमें कुछ शुद्ध करने वाले पहलू भी थे जो इसे प्रकाश के समान बनाते थे। उसके बाद राहुल ने गीता रावत को दीप्तिमान दिव्य टॉवर प्रदान किया। गीता रावत ने उसे स्तब्ध होकर ग्रहण किया। वह अभी भी उस दानव दमनकारी दिव्य मीनार को पूरी तरह से नहीं समझ पाई थी जो राहुल ने उसे पहले दी थी, और उसकी 1% शक्ति भी प्रकट नहीं कर पाई थी। बहुत धन्यवाद गुरुजी। चाहे कुछ भी हो, वह अपने शिक्षक से उपहार पाकर बहुत खुश थी। हालांकि अभी आप इन कलाकृतियों में पूरी तरह से निपुण नहीं हो सकते, लेकिन भविष्य में आप अवश्य होंगे। यद्यपि ये कलाकृतियां शक्तिशाली हैं, लेकिन ये मेरे लिए अधिक उपयोगी नहीं हैं। उसके शिष्यों को उसके शब्दों पर संदेह नहीं हुआ। उनकी नज़र में राहुल एक चलता फिरता खजाना था जिसमें खजाने की अंतहीन आपूर्ति थी। डिंग चून की मेजबान ने अपने शिष्य को रेडियंट डिवाइन टावर मध्यम श्रेणी की पवित्र कलाकृति प्रदान किया है। मेजबान को यादृच्छिक रूप से 11 गुना क्रिटिकल इनाम मिला है। बधाई हो, मेजबान ने क्रिएशन डिवाइन टावर उच्च श्रेणी की पवित्र कलाकृति प्राप्त कर लिया है। राहुल के भंडार में एक और मीनार दिखाई दी। ये कुल 99 मंजिलों वाली थी। सृजन का उद्देश्य बुरा नहीं। राहुल की आंखें चमक उठीं। हाँ, मैं ये सृष्टि का दिव्य टॉवर तुम्हें दे दूंगा। सृष्टि का उद्देश्य अत्यंत दुर्लभ है, इसलिए इसे समझने की पूरी कोशिश करो। राहुल ने अपनी आस्तीन फड़फड़ाई और सृजन दिव्य टॉवर यू के हाथ में आ गिरा। बहुत धन्यवाद गुरुजी। यू के लिए अपने स्वामी से उपहार प्राप्त करना उपहार से भी अधिक मूल्यवान था। डिंग चून की मेजबान ने अपने शिष्य को क्रिएशन डिवाइन टावर उच्च श्रेणी की पवित्र कलाकृति दे दिया है। मेजबान को यादृच्छिक रूप से 4x क्रिटिकल इनाम मिला है। बधाई हो, मेजबान ने शून्य डिवाइन टावर उच्च श्रेणी की पवित्र कलाकृति प्राप्त कर लिया है। इसके बाद राहुल के भंडार में एक विशाल काला टावर प्रकट हुआ जो भयानक चूषण शक्ति उत्सर्जित कर रहा था। उसने राहुल की आध्यात्मिक भावना को भी निगलने की कोशिश की। ये देखकर राहुल की आंखें सिकुड़ गईं। शून्य आशय को गुरुत्वाकर्षण आशय का विकसित रूप भी कहा जाता था और इसमें सब कुछ निगलने की शक्ति थी। इसमें भक्षण और अंधकार आशय की कुछ विशेषताएं भी थीं। अब जब आप एक शीर्ष कोर गठन क्षेत्र साधक हैं तो आप भक्षण इरादे को समझने की कोशिश कर सकते हैं। मैंने ये कलाकृति विशेष रूप से तुम्हारे लिए चुनी है। इसे शून्य दिव्य मीनार कहा जाता है और इसमें शून्य आशय है जो तुम्हें भक्षण आशय को समझने में बहुत मददगार होगा, राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा और उत्सुक देविका की ओर देखा। अगले ही क्षण काली ऊर्जा उत्सर्जित करता एक छोटा सा ब्लैक टॉवर अचानक प्रकट हुआ। टीचर, क्या हुआ? मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? देविका, जो उत्सुकता से भरा हुआ था, अब घबरा गया। उसने शून्य दिव्य टॉवर पर केवल एक संक्षिप्त नजर डाली थी, लेकिन वह अंधेरे के अलावा कुछ भी नहीं देख सकी। ये शून्य इरादे की अभिव्यक्ति है। इसे परिष्कृत करने के बाद याद रखना कि मैंने अभी क्या कहा, राहुल ने समझाया। बहुत धन्यवाद गुरुजी। ये सुनकर देविका बेहद उत्साहित हो गया। मैं भी इसे निखारने में तुम्हारी मदद करूंगा, राहुल ने कहा। धन्यवाद गुरुजी, देविका ने प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया। बज़र्स कुछ ही क्षणों बाद राहुल की आध्यात्मिक भावना जागृत हुई और उसने देविका को शून्य दिव्य टॉवर को परिष्कृत करने में मदद की। जब देविका ने शून्य दिव्य टॉवर पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया तो उसकी दृष्टि सामान्य हो गई। डिंग चून की मेजबान ने अपने शिष्य को शून्य दिव्य मीनार उच्च श्रेणी की पवित्र कलाकृति प्रदान की है। मेजबान को यादृच्छिक रूप से 3x महत्वपूर्ण पुरस्कार मिला है।
बधाई हो, मेजबान ने नियति दिव्य मीनार उच्च श्रेणी की पवित्र कलाकृति प्राप्त कर ली है। अंततः अच्छी फसल। राहुल ने एक पल के लिए इसे महसूस किया और उसकी आंखें चमक उठीं। डेस्टिनी डिवाइन टॉवर में चौथे स्तर के स्थानिक और भाग्य संबंधी इरादे शामिल थे। यद्यपि स्थानिक इरादा राहुल के लिए बेकार था, लेकिन भाग्य इरादे के लिए यह एक अलग कहानी थी। समुद्री जाति द्वारा मानव जाति के क्षेत्र पर आक्रमण करने का कारण उनका भाग्य चुराना था। भाग्य का अस्तित्व भ्रामक है, लेकिन यदि कोई भाग्य के उद्देश्य को समझ सके तो वह दूसरों का भाग्य बदल सकता है। भाग्य की शक्ति के प्रभाव में एक साधक जो मूलतः दुर्भाग्यशाली था, वह महान भाग्य के आशीर्वाद से एक अद्वितीय प्रतिभा में परिवर्तित हो सकता है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति की भाग्य संबंधी समझ एक निश्चित स्तर तक पहुंच गई तो वह बलपूर्वक दूसरों का भाग्य चुरा सकता है। बहुत बढ़िया। राहुल ने एक संतुष्ट अभिव्यक्ति प्रकट की, फिर डेस्टिनी डिवाइन टॉवर को परिष्कृत किया। यद्यपि अभी तक उसके पास भाग्य का इरादा नहीं था, फिर भी वह डेस्टिनी डिवाइन टॉवर की मदद से दूसरों का भाग्य चुरा सकता था। हालांकि वह इसे किसी और दिन के लिए छोड़ देंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात रानी पद्मावती की अमर जुबान हुआंग तलवार काया को जागृत करना था। इस प्रकार उन्होंने अपने शिष्यों को निर्माण सिद्धि सिखाना शुरू किया। उन्हें अपने निर्माण सिद्धि के स्तर को बढ़ाना पड़ा ताकि उस दिव्य घटना को छिपाया जा सके जो उनके दोनों विशिष्ट स्वरूपों के जागृत होने पर घटित होगी। समय उड़ता गया और 3 महीने बीत गए। अपने शिष्यों के साथ मासिक शिक्षाओं के कई दौर के बाद राहुल अब 6ठी कक्षा के प्रशिक्षण गुरु बन गए थे। हालांकि वह इससे संतुष्ट नहीं थे, यहाँ तक कि एक शीर्ष स्तरीय 6ठी कक्षा का गठन भी केवल बिजली क्लेश क्षेत्र साधकों से इस घटना को छिपाने में सक्षम होगा। 1 साल बाद 12 दौर की शिक्षा के बाद राहुल अंततः 8वीं कक्षा की प्रशिक्षण मास्टर बन गई। यद्यपि ये केवल प्राथमिक स्तर पर था, फिर भी यह जियान महाद्वीप के महान सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञों के बराबर का अस्तित्व था। सामान्यतः केवल वे लोग जो महान सम्राट के दायरे में पहुंच गए थे, उन्हें 8वीं कक्षा के निर्माण गुरुओं, कीमियागरों और कलाकृतियों को परिष्कृत करने वालों के संपर्क में आने का मौका मिलता था। मैंने अंततः सफलता प्राप्त कर ली है। राहुल ने एक गहरी सांस ली और उसकी आंखों में उत्साह की झलक दिखाई दी। पिछले वर्ष में यद्यपि उसने अपनी अधिकांश ऊर्जा अपनी संरचना निपुणता को सुधारने में खर्च की थी, उसने कीमिया और कलाकृति शोधन के मामले में भी काफ़ी प्रगति की थी और दोनों ही 7वीं कक्षा के कुशल स्तर तक पहुंच गए थे। इसके अलावा उन्होंने नियमित रूप से आध्यात्मिक शक्ति का संचार और स्वर्गीय खजाने और साधना संसाधनों का उपहार भी जारी रखा। उनके शिष्य भी अध्ययन के तीनों क्षेत्रों में काफ़ी कुशल हो गए थे। मेरे प्रिय शिष्य, अब समय आ गया है कि तुम मेरे पीछे आओ और कुछ बड़ा करो। राहुल ने मुस्कुराते हुए रानी पद्मावती की ओर देखा। ठीक है गुरुजी, उसने सिर हिलाया। हालांकि उससे पहले आपको एकांत साधना में प्रवेश करना होगा और अपने शरीर को उसकी चरम अवस्था में समायोजित करना होगा। जब तुम तैयार हो जाओगी तो मैं तुम्हारी तलवार जैसी काया को जागृत करने में तुम्हारी मदद करूंगी, राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा। समझ गया, धन्यवाद टीचर। ये सुनकर रानी पद्मावती की आंखें चमक उठीं। मेरे शरीर में भी एक विशेष संविधान सुप्त अवस्था में है। समय आने पर मैं उसे भी तुम्हारे साथ जागृत कर दूंगा। पहले तुम्हें अपने शरीर की स्थिति ठीक करनी चाहिए। जब सही समय आएगा मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, राहुल ने आगे कहा। शिक्षक का भी एक विशेष संविधान निष्क्रिय है। ये सुनकर रानी पद्मावती की आंखों में एहसास की झलक दिखाई दी। ये सही है, शिक्षक जैसे शक्तिशाली व्यक्ति के पास मजबूत विशेष संविधान कैसे नहीं हो सकता। हालांकि उसके शिक्षक की ताकत पहले ही इतने भयानक स्तर पर पहुंच चुकी थी, फिर भी उसने विशेष संविधान को नहीं जगाया था। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि उसके शरीर में सुप्त विशेष संरचना अत्यंत भयावह थी? जब उसने इस बारे में सोचा तो रानी पद्मावती जिज्ञासा से भर गई और वह उस दिन का इंतजार करने लगी जब वह देखेगी कि उसके शिक्षक का शरीर किस प्रकार का विशेष है। गुरुजी, अब मैं एकांत में चली जाऊंगी, रानी पद्मावती ने जवाब दिया और फिर उसकी आकृति अचानक गायब हो गई। राहुल ने सिर हिलाया, फिर अंतरिक्ष अशांति में कदम रखा। वह व्यक्तिगत रूप से एक गुप्त संरचना स्थापित करना चाहता था। अपने वर्तमान स्तर पर उनके द्वारा स्थापित आक्रामक संरचना एक महान सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ के जीवन को खतरे में डाल सकती है। इसके अलावा अगर राहुल अपनी संरचनाओं को अपने स्थानिक इरादे के साथ मिला दे तो वह एक ऐसा स्थान बना सकता था जो जियान महाद्वीप से स्वतंत्र हो। उस स्थान की स्थानिक बाधाएं उस स्थानिक अशांति से कहीं अधिक कठोर होंगी जिसे चौथे स्तर के एकतव क्षेत्र के साधक तोड़ सकते थे। हालांकि राहुल जो स्थापित करना चाहता था वह एक गुप्त संरचना थी जो उनके विशेष संविधानों के जागृत होने पर होने वाली स्वर्गीय घटनाओं को बलपूर्वक दबा सकती थी। अंतरिक्षीय अशांति की गहराई में अचानक रहस्यमयी लहरें प्रकट हुईं, जिनसे एक युवक की आकृति प्रकट हुई। ये युवक स्पष्टतः राहुल था। वह अपनी जगह पर मंडराता रहा और हाथों से मुहरें बनाता रहा। उसके शरीर में स्थानिक और शक्ति की भावनाएं अचानक बाहर निकल आईं और उस क्षेत्र को अपनी गिरफ्त में ले लिया जहां वह था। जल्द ही आसपास के स्थानिक अशांति में एक स्वतंत्र स्थान प्रकट हुआ। 1 महीने के बाद राहुल ने अंततः स्थानिक अशांति में एक स्वतंत्र स्थान बना लिया था। जियान महाद्वीप की तुलना में ये स्वतंत्र स्थान छोटा जरूर था, लेकिन वास्तव में ये पृथ्वी के आकार का था। इसके अलावा स्थानिक और शक्ति संबंधी अभिप्रायों के समावेश के कारण इसमें एक अत्यंत मजबूत स्थानिक अवरोध भी था।
जैसे ही यह स्वतंत्र स्थान बना, भीतर से एक शक्तिशाली चूषण बल फूट पड़ा और आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा को तेजी से सोखने लगा। उसी समय राहुल ने भी अपनी आध्यात्मिक बुद्धि का उपयोग करके आध्यात्मिक ऊर्जा को परिष्कृत करके उसे स्वतंत्र स्थान में प्रविष्ट कर दिया। उसके बाद राहुल ने और भी संरचनाएं स्थापित की और लगातार उसकी स्थानिक सीमाओं को मजबूत किया। ये स्वतंत्र स्थान केवल दिव्य घटनाओं को छिपाने के लिए था, इसलिए उसे इसके अन्य पहलुओं को विकसित करने की आवश्यकता नहीं थी। एक के बाद एक वह संरचनाओं को ढेर करता गया। हालांकि जैसे जैसे संरचनाओं की संख्या बढ़ती गई, नई परत बनाने की कठिनाई भी बढ़ती गई। आधे साल के बाद राहुल अंततः पूरा हो गया। समय हो गया है, राहुल बुदबुदाया। स्वतंत्र स्थान को अनेक संरचनाओं की शक्ति ने सुदृढ़ किया था। कोई महान सम्राट भी इसकी सुरक्षा को भेद नहीं सकता था। इसके अलावा आभा को छिपाने की इसकी क्षमता विशेष रूप से शक्तिशाली थी। इस नवनिर्मित स्वतंत्र स्थान में आसपास की विविध संरचनाओं की शक्ति के अलावा केवल अराजकता ही थी। हालांकि चूंकि यह पहले ही निर्मित हो चुका था, इसलिए समय के साथ यह अपने स्वयं के नियमों वाले एक क्षेत्र में विकसित होकर एक रहस्यमय क्षेत्र बन गया। कुछ ही क्षणों बाद राहुल ने अपनी आस्तीन ऊपर उठाए और स्वतंत्र स्थान के केंद्र में भाग्य का दिव्य टॉवर प्रकट हुआ। फिर उसका शरीर चमक उठा और वह उस स्थान पर पुनः प्रकट हुआ जहां रानी पद्मावती एकांत में साधना कर रही थी। समय आ गया है, राहुल ने रानी पद्मावती की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा। महान। ये सुनकर रानी पद्मावती बहुत खुश हुआ। वह आखिरकार अपनी विशेष संरचना को जागृत करने वाली थी, और हाँ, वह इस बात को लेकर भी बेहद उत्सुक थी कि राहुल किस विशेष संरचना को जागृत करेगा। गीता यान एर अच्छी तरह से साधना करो। मैं सबसे पहले वान एर की तलवार जैसी शारीरिक शक्ति को जागृत करने में उसकी मदद करूंगा। यदि आपको कोई अजीब घटना महसूस हो तो घबराएं नहीं। राहुल के जाने से पहले उसने यू और अन्य लोगों को कुछ निर्देश दिए। हाँ गुरुजी, राहुल और रानी पद्मावती डेस्टिनी डिवाइन टॉवर की सबसे ऊपरी मंजिल पर प्रकट हुए। मैंने तुम्हें ड्रीम स्टार स्पिरिट फ्लावर पहले ही दे दिया था, अब इसका इस्तेमाल करने का समय आ गया है, राहुल ने कहा। रानी पद्मावती ने सिर हिलाया। उसने धीरे से अपना हाथ खोला तो एक तारों वाला फूल दिखाई दिया जिससे एक स्वप्निल रोशनी निकल रही थी। फिर वह तारों की रोशनी के कणों में बदल गया और आकाश में बिखर गया। राहुल ने अपना हाथ बढ़ाया और उसकी आध्यात्मिक समझ ने उसे जल्दी से उसे परिष्कृत करने में मदद की। डिंग, मेज़बान की बदौलत उसके शिष्य को 46 दिनों का एपिफेनी अनुभव प्राप्त हुआ है। मेज़बान को यादृच्छिक रूप से 10 गुना क्रिटिकल रिवॉर्ड मिला है। बधाई हो, मेज़बान को 460 दिनों का एपिफेनी अनुभव प्राप्त हुआ है। वानर, अब मैं तुम्हारी तलवार चलाने की क्षमता को निखारने में तुम्हारी मदद करूंगा। इस अद्भुत अवसर का सदुपयोग करो, राहुल ने कहा। ठीक है गुरुजी, रानी पद्मावती ने सिर हिलाया। कुछ ही क्षणों बाद राहुल ने हाथ बढ़ाकर अपनी मुट्ठी भींच ली। उसके हाथों में एक दिव्य तलवार प्रकट हुई और उसकी उत्तम तलवार की शक्ति तरंगित हो उठी। वर्तमान में रानी पद्मावती की तलवार की मंशा 7वें स्तर पर पहुंच गई थी। इसलिए राहुल ने अपनी तलवारबाजी का प्रदर्शन 7वें स्तर से शुरू करने का फैसला किया। उसने ये सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान रखा कि उसकी कमियां दूर की जाएं। रानी पद्मावती की निगाहें राहुल पर टिकी हुई थीं और उसके दिमाग में तरह तरह की अंतर्दृष्टियां उमड़ रही थीं। जैसे जैसे समय बीतता गया, रानी पद्मावती द्वारा उत्सर्जित तलवार क्यूई अधिक से अधिक भयानक होती गई। जब राहुल रानी पद्मावती के लिए अपनी तलवार की मंशा का प्रदर्शन कर रहा था, तब मानव जाति और समुद्री जाति के बीच लड़ाई ने एक बड़ा मोड़ ले लिया। राक्षसी वेल, बार ड्रैगन और अन्य समुद्री जाति विशेषज्ञों के निर्देशों के तहत समुद्री जाति ने तियानजे जोन के अंतिम क्षेत्रों पर हमला करना छोड़ दिया और मानव जाति के अन्य क्षेत्रों पर हमला करना शुरू कर दिया, उनके भाग्य को छीनने की कोशिश की। आखिरकार तियानजे जोन के अंतिम क्षेत्रों को सेंट किंग क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा स्थापित संरचनाओं द्वारा संरक्षित किया गया था। जिसने समुद्री जाति को मानव जाति पर आक्रमण करने का आदेश दिया था, वह वास्तव में ड्रैगन जाति का एक विशेषज्ञ था जो महान सम्राट क्षेत्र की बेड़ियों को तोड़ने और उच्चतर दुनिया में चढ़ने के लिए पर्याप्त भाग्य ऊर्जा प्राप्त करना चाहता था। ये ड्रैगन रेस विशेषज्ञ एक प्राचीन काला ड्रैगन था और वह बेहद शक्तिशाली था। वह अभी भी पूरी ताकत लगाने को लेकर थोड़ा आशंकित था। आखिरकार अगर महान सम्राट और राज्य विशेषज्ञों के बीच युद्ध छिड़ गया तो किसी भी पक्ष को कोई फायदा नहीं होगा। इस प्रकार उन्होंने समुद्री जाति के 4 प्रतिनिधियों को पहले ही उन अंतिम क्षेत्रों को छोड़ देने के लिए सूचित कर दिया था। आज दोनों जातियों के बीच युद्ध की स्थिति बहुत बदलने वाली थी। अनंत सागर की गहराइयों में कई स्वतंत्र स्थान थे। ऐसे ही एक स्थान में, जहां राहुल द्वारा खड़ी की गई दीवार से कमजोर कोई स्थानिक अवरोध नहीं था, अचानक 2 विशाल आंखें खुल गईं। उसी समय एक ऐसा आभामंडल फैल गया जिसने दुनिया को थर्रा दिया। 1 साल, मैं तुम्हें हुआंग्यू जोन के 90 क्षेत्रों पर कब्जा करने के लिए 1 साल का समय दूंगा। जब समय आएगा मैं स्वयं एकांतवास छोड़ दूंगा और संघर्ष समाप्त कर दूंगा। जैसे ही वह गहरी आवाज गूंजी, स्याही की तरह अंधेरा हुआ स्थान अचानक लहरा उठा। यदि कोई ध्यान से देखे तो वह देख सकेगा कि यह एक विशालकाय ड्रैगन के शल्कों से निकलने वाली चमक थी। काले अजगर का शरीर बहुत विशाल था। उसकी पुतलियां पहाड़ों जितनी बड़ी थीं और उसका शरीर कई विशाल पर्वत श्रृंखलाओं जितना चौड़ा और लंबा था। उस स्थान की परिधि पर 4 आकृतियां थीं।
वे समुद्री जाति के राक्षसी वेल, यक्ष, बार ड्रैगन और मरमैन प्रतिनिधि थे। स्वाभाविक रूप से उनके सामने जो था वह ड्रैगन जाति का प्राचीन काला ड्रैगन था। एक महान सम्राट विशेषज्ञ, हम ड्रैगन भगवान के आदेशों का पालन करेंगे, उन चारों ने सम्मानपूर्वक कहा। प्राचीन काले ड्रैगन के समर्थन के साथ डरने की क्या बात थी। जब समुद्री जाति के प्रतिनिधि चले गए तो विशाल प्राचीन काला ड्रैगन अचानक मानव रूप में बदल गया, जिससे एक ठंडे चेहरे वाले काले कपड़े पहने आदमी का रूप सामने आया। कठोर दिखने वाले व्यक्ति ने अपनी आस्तीन ऊपर उठाए और अचानक अंतरिक्ष में एक टुकड़ा प्रकट हो गया। ये टुकड़ा रहस्यमय शक्ति से भरा हुआ था। यदि समुद्री जाति 90 क्षेत्रों पर कब्जा कर सके और इस टुकड़े को मानव जाति की भाग्य ऊर्जा से पोषित कर सके तो टुकड़ा निश्चित रूप से पूरा हो जाएगा। ठंडे आदमी की आंखें दिव्य प्रकाश से चमक रही थीं और उसके चारों ओर की आभा ने अंतरिक्ष को कपकपा दिया। हर कोई जानता था कि महान सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ जियान महाद्वीप के शिखर पर थे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि उनके बीच अलग अलग स्तर थे। वे प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्तर के महान सम्राट थे। प्राचीन काला ड्रैगन दूसरे स्तर का महान सम्राट था और उसके सामने का टुकड़ा उसका सबसे बड़ा खजाना और अवसर था। लाखों वर्ष पहले प्राचीन काले ड्रैगन ने संयोगवश ये टुकड़ा प्राप्त किया था और इसे परिष्कृत करने में 1 लाख वर्ष लगाए थे। इसी समय प्राचीन काले ड्रैगन ने जियान महाद्वीप का रहस्य भी प्राप्त कर लिया। वह टुकड़ा एक दिव्य चक्र का टुकड़ा था। दिव्य चक्र की श्रेणी के बारे में उसे कुछ पता नहीं था। हालांकि टुकड़े के साथ निहित विरासत के माध्यम से उन्होंने पता लगाया था कि यदि टुकड़ा पर्याप्त भाग्य ऊर्जा को अवशोषित करता है तो ये दुनिया के बीच एक मार्ग खोल सकता है जो ऊपरी दुनिया तक ले जाएगा, जिसका अनगिनत विशेषज्ञों ने सपना देखा था। ये था प्राचीन काले अजगर का रहस्य। इसी कारण उसने समुद्री जाति को मानव जाति पर आक्रमण करने का आदेश दिया था। बेशक अकेले मानव जाति की भाग्य ऊर्जा इसके लिए अपर्याप्त थी, इसलिए प्राचीन काले ड्रैगन ने भी गुप्त रूप से समुद्री जाति की भाग्य ऊर्जा को लूट लिया। 1 साल, अगर समुद्री जाति 1 साल के अंदर हुआंग्यू जोन के 90 क्षेत्रों पर कब्जा कर लेती है तो मैं टुकड़ों का इस्तेमाल करके रास्ता खोलकर ऊपरी दुनिया में चढ़ पाऊंगा। जब वह समय आएगा तो मैं निश्चित रूप से महान सम्राट के दायरे को पार करने में सक्षम हो जाऊंगा। ये सोचते ही प्राचीन काले ड्रैगन की काली काली आंखें एक अजीब सी रोशनी से चमक उठीं। प्राचीन काल से ही कोई अन्य विशेषज्ञ नहीं हुआ जो ऊपरी दुनिया तक पहुंच सके। यह अफवाह थी कि प्राचीन युग में कई प्रतिभाशाली लोग थे और यहाँ तक कि कई तीसरे स्तर के महान सम्राट भी थे। हालांकि अतीत में एक अद्वितीय महान सम्राट विशेषज्ञ ने जियान महाद्वीप के प्राकृतिक नियमों की शक्ति को बलपूर्वक निचोड़ा और परिष्कृत किया था। फिर वह स्वर्गीय दाव की सीमाओं को तोड़कर ऊपर चढ़ गया था। हालांकि तब से जियान महाद्वीप के प्राकृतिक नियम अधूरे थे और कोई भी महान सम्राट क्षेत्र को पार नहीं कर सका। इसके अलावा महान सम्राट क्षेत्र साधक कम होते चले गए। प्राचीन काला ड्रैगन ऊपरी दुनिया की सच्ची ड्रैगन जाति का वंशज था, इसलिए उसका वंश और प्रतिभा का स्तर स्वाभाविक रूप से जियान महाद्वीप पर सर्वश्रेष्ठ था। फिर भी जियान महाद्वीप पर, जहां प्राकृतिक नियमों की शक्ति अपूर्ण थी, उसे महान सम्राट के दायरे से आगे निकलने का कोई भरोसा नहीं था। यदि वह इसे तोड़ नहीं सका तो प्राचीन काला ड्रैगन भी मर जाएगा, समय की नदी में खो जाएगा, अन्य महान सम्राटों की तरह। ऐसा इसलिए था क्योंकि प्राकृतिक नियमों के प्रतिबंधों के तहत महान सम्राट क्षेत्र के साधक केवल 5 मिलियन वर्ष तक ही जीवित रह सकते थे। प्राचीन काल में ऐसी अफवाहें थीं कि महान सम्राट और राज्य विशेषज्ञ स्वर्ग के अस्तित्व तक ही जीवित रह सकते थे। हालांकि उस दिन सब कुछ बदल गया जब उस अद्वितीय महान सम्राट ने कार्य किया। अब यदि वह अपने सीमित जीवनकाल की बाधाओं से मुक्त होना चाहता था तो उसे जियान महाद्वीप को छोड़कर ऊपरी दुनिया की ओर जाना होगा। ठंडे से दिखने वाले उस आदमी ने उस टुकड़े में छिपी रहस्यमयी शक्ति का संक्षिप्त अवलोकन किया और फिर उसे अपनी चेतना के सागर में जमा कर लिया। फिर वह टुकड़ा वापस अपने ड्रैगन रूप में परिवर्तित हो गया और धीरे धीरे अनंत सागर की गहराइयों में चक्कर लगाने लगा। 1 साल, उसे केवल 1 वर्ष और इंतजार करना पड़ा। प्राचीन काला ड्रैगन लगभग 2 मिलियन वर्षों तक जीवित रहा था और 1 वर्ष पलक झपकने के बराबर था। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। प्राचीन काले ड्रैगन का आदेश प्राप्त करने के बाद समुद्री जाति ने भारतवर्ष पर पूर्ण पैमाने पर हमला किया, साथ ही ध्यान भटकाने के लिए त्यानज़े क्षेत्र में अपने युद्ध प्रयासों को भी जारी रखा। त्यानवु क्षेत्र, जो भारतवर्ष के बगल में था, को भी नहीं बख्शा गया। इस युद्ध में मुख्य संरचना क्षेत्र से नीचे के लोग तोप का चारा बनने के भी योग्य नहीं थे। कोर गठन क्षेत्र के साधक, जो छोटे और मध्यम आकार के साम्राज्यों में शायद ही कभी देखे जाते थे, इस युद्ध में बहुतायत में आसानी से पाए गए। केवल एकता क्षेत्र के विशेषज्ञों के पास ही युद्ध की लहर को किसी भी सार्थक तरीके से प्रभावित करने का कोई मौका था। जैसे जैसे दोनों जातियों के बीच युद्ध तेज होता गया, धरती अत्यंत प्रचंड ऊर्जा से भर गई। हर जगह दरारें दिखाई देने लगीं और उन दरारों से शून्य शक्ति फूटने लगी। पहाड़ ढह गए और खून नदियों की तरह बहने लगा। दुनिया खून की घनी गंध से भर गई। इस युद्ध में कोर फॉर्मेशन क्षेत्र और यूनिटी क्षेत्र के विशेषज्ञ बाहरी दुनिया में लड़े और पैटर्न कंडेंसेशन क्षेत्र के विशेषज्ञ स्थानिक अशांति के भीतर लड़े। हालांकि स्थानिक अशांति की गहराई में किंग क्षेत्र के विशेषज्ञ लड़े। संयोग से समुद्री जाति के ज्यादातर सदस्य इन गहराइयों में जाने से बचते थे, इस डर से कि राहुल कहीं से अचानक प्रकट होकर उन्हें मार न डाले। एक तरह से उसने अपने तरीके से युद्ध में योगदान दिया। बजर्स
अंतरिक्षीय अशांति के घने अंधेरे में एक विशाल हाथ ने अचानक एक छोटे पहाड़ के आकार के सफेद शार्क की ओर थप्पड़ मारा, जिससे वह क्षण भर में धूल में बदल गया। मृत 2 पैटर्न वाला संघनन क्षेत्र एक समुद्री दौड़ विशेषज्ञ था। हालांकि वह शक्तिशाली था, फिर भी वह नागार्जुन का मुकाबला नहीं कर सकता था। भारतवर्ष में नागार्जुन की ताकत कुछ खास नहीं थी। हालांकि राहुल और रानी पद्मावती को नजरअंदाज करते हुए वह यहाँ सबसे मजबूत पैटर्न संघनन क्षेत्र विशेषज्ञ था, 6ठे स्तर का पैटर्न संघनन क्षेत्र विशेषज्ञ। वह अपना 7वां गहन पैटर्न उकेरने से भी एक कदम दूर थे। कुछ ही दूरी पर घोर अंधकार तलवार क्यूई से प्रकाशित हो गया, जिसने एक समुद्री दौड़ विशेषज्ञ को घायल कर दिया। यह विवेक था, असंख्य तलवार हॉल का स्वामी। हालांकि नागार्जुन की तुलना में विवेक थोड़ा कमजोर था। उसने केवल 3 गहरे पैटर्न उकेरे थे। दोनों विशेषज्ञों के हाथ मिलाने से वे समुद्री जाति के पैटर्न संघनन क्षेत्र विशेषज्ञों की प्रगति में एक बड़ी बाधा बन गए। बेशक हालांकि वे मजबूत थे, लेकिन वे सबसे मजबूत पैटर्न संघनन क्षेत्र विशेषज्ञ नहीं थे। कई अन्य क्षेत्रों में 7 या 8 पैटर्न संघनन क्षेत्र विशेषज्ञों को देखना असामान्य नहीं था। हालांकि नागार्जुन दिव्य द्वार पवित्र भूमि से आया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसके पास कई शक्तिशाली तुरुप के पत्ते थे। कुल मिलाकर जब तक राजा के क्षेत्र विशेषज्ञ ने हमला नहीं किया, वह अपेक्षाकृत सुरक्षित रहेगा। बेशक उसके पास तुरुप का पत्ता यही था कि वह वीरसेन के मुख्य शरीर से सावधान रहे। इतने सालों में उसे वीरसेन के मुख्य शरीर का कोई निशान नहीं दिखा था। नागार्जुन को तो यहाँ तक शक था कि इस आदमी को किसी ने मार डाला है या कहीं फंसा लिया है। आखिरकार उसका ध्यान 2 जातियों के बीच चल रहे युद्ध पर गया। जब उसे पहली बार पता चला कि राहुल ने भारतवर्ष में समुद्री जाति के राजा राज्य विशेषज्ञों को हरा दिया है, तो उसका दिल सदमे से भर गया था। अब भी उसे यकीन करना मुश्किल हो रहा था। गर्जन। इस समय स्थानिक अशांति से अचानक एक धीमी गड़गड़ाहट सुनाई दी, जो बाद में एक ध्वनि तरंग में बदल गई, जो नागार्जुन की ओर बह गई। तुम मौत चाह रहे हो? स्वर्गीय मोहर। नागार्जुन ने ठंडी सांस ली। उसकी हथेली भयानक शक्ति से भरी हुई थी, जो जल्द ही एक विशाल हथेली में बदल गई, जिसने ध्वनि तरंग को थपथपाया। 2 शक्तिशाली ऊर्जाएं आपस में भयंकर रूप से टकराईं और उत्पन्न ऊर्जा उतार चढ़ाव ने आसपास के स्थान को तुरंत हिला दिया। तभी एक चमकदार प्रभामंडल अचानक टिमटिमाया और एक पल में अंतरिक्ष को चीरता हुआ सीधे नागार्जुन की ओर बढ़ा। वह नागार्जुन की चेतना के सागर को तहस नहस कर देना चाहता था। ये देखकर नागार्जुन के होंठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। उसने न तो टालमटोल किया और न ही टालमटोल की। यह एक अथाह अजगर की पूंछ थी, जिसमें प्रवेश का इरादा था। स्वर्ण भगवान हथेली, मर जाओ। नागार्जुन गुर्राया और उसका शरीर चमकदार सुनहरी रोशनी से खिल उठा। आसपास का स्थान कांप उठा और एक विशाल सुनहरा ताड़ का पेड़ अचानक आकाश से गिरा, जो अथाह अजगर की ओर अद्वितीय शक्ति से टकराया। धमाका। अल्पविराम। ये कैसे संभव है? तुमने विनाश की मंशा को समझ लिया है और उसे आत्मसात भी कर लिया है। सुनहरी हथेली से अथाह अजगर हजारों मीटर दूर उड़ गया। उसकी काली काली आंखें सदमे से भर गईं। नागार्जुन की शक्ति उसकी कल्पना से भी परे थी। इस आदमी ने विनाश की मंशा, हथेली की मंशा और लहर की मंशा को एक साथ मिला दिया था। जब इसे पृथ्वी श्रेणी मार्शल तकनीक गोल्डन गॉड पाम के साथ जोड़ा गया, तो इसकी शक्ति भयानक थी। अथाह अजगर का शरीर लगभग 3000 मीटर लंबा था और उसकी पहाड़ जैसी आंखें भय से भरी हुई थीं। विनाश और संहार के उद्देश्यों में कुछ समानताएं थीं, इस अर्थ में कि दोनों साधक की आत्मा को नष्ट कर सकते थे। विशालकाय अजगर ने तुरंत अपनी शक्तिशाली आभा छोड़ी और भागने ही वाला था। क्या तुम्हें लगता है कि तुम भाग सकते हो? ये देखकर नागार्जुन के होंठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। कुछ ही क्षणों बाद नागार्जुन हवा में ऊपर उठा और उसके शरीर से चमकदार स्वर्णिम दिव्य प्रकाश फूट पड़ा, जिसने अथाह अजगर को अपने आगोश में ले लिया, जिससे उसका शरीर और आत्मा नष्ट हो गए। उसने इसे कुछ ही सेकंड में मार डाला था। मुझे मत बताओ कि यह तुम्हारी सीमा नहीं है, विवेक ने बुदबुदाया। उन्होंने नागार्जुन को इतनी शक्तिशाली मार्शल तकनीक का प्रदर्शन कभी नहीं देखा था। मैं राहुल जैसा राक्षस नहीं हूं। मेरे पास इतने राज नहीं हैं। नागार्जुन ने हंसते हुए कहा। तुम सही कह रहे हो, वह आदमी बहुत अजीब है। विवेक नागार्जुन से सहमत हुए। उस व्यक्ति का सामान्य बुद्धि से आकलन नहीं किया जा सकता। कोई भी उसकी ताकत के बारे में चाहे जो भी अनुमान लगाए, वह हमेशा उन अपेक्षाओं से बढ़कर होता था, और वह भी 1 मील से भी अधिक। फिर भी अटकलें लगाना हर किसी का पसंदीदा शगल था। आपको क्या लगता है कि उस आदमी की वर्तमान ताकत क्या है? नागार्जुन अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं सका, इसलिए उसने विवेक से पूछा। शायद संत राजा का राज्य, या शायद महान सम्राट का राज्य। विवेक ने कुछ सोचने के बाद उत्तर दिया। चाहे वह संत राजा का राज्य हो या महान सम्राट का राज्य, दोनों ही उससे मीलों दूर थे। विवेक अच्छी तरह से जानता था कि अपनी प्रतिभा के स्तर के साथ वह अपने जीवनकाल में केवल मानव राजा के दायरे तक ही पहुंच पाएगा। उनके विचार में राहुल की शक्ति का संत राजा क्षेत्र तक पहुंचना पहले से ही बेहद चौंकाने वाला था। संत राजा क्षेत्र का शिखर था, और केवल महान सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ ही उससे अधिक शक्तिशाली थे। तुम बहुत ज्यादा रूढ़िवादी हो रहे हो। मुझे लगता है कि जियान महाद्वीप पर राहुल पहले से ही अजय है। नागार्जुन की आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमक उठी। अजय? विवेक दंग रह गया। क्या ऐसा हो सकता है कि राहुल की ताकत महान सम्राट के दायरे से आगे निकल गई थी?
असंभव, ये तो बहुत ही अपमानजनक था। विवेक का दिल अविश्वास से भर गया। अगर राहुल सचमुच अजेय था तो क्या वह अकेले ही पूरी समुद्री जाति का नाश नहीं कर सकता था? अगर ऐसा था तो कुछ समुद्री जाति के राजा क्षेत्र विशेषज्ञों को मारने के बाद वह गायब क्यों हो गया? हालांकि उस आदमी की प्रतिभा वास्तव में राक्षसी है और उसकी ताकत को सामान्य ज्ञान से नहीं आंका जा सकता है, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वह इतने अपमानजनक स्तर तक पहुंच सके, है ना? विवेक ने खंडन किया, तुम अभी भी इतने गंभीर हो। मैंने पहले ही कहा था कि ये सब अटकलें हैं। और आपने खुद ही कहा, इस आदमी को सामान्य बुद्धि से नहीं आंका जा सकता। शायद मेरा अंदाजा सही हो, नागार्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। खैर, चलो चलें। समुद्री दौड़ इतनी भयंकर रूप से हमला कर रही है, मुझे डर है कि हम त्यानवु क्षेत्र खो देंगे। फिर वे दोनों समुद्री दौड़ के साथ एक अन्य युद्ध क्षेत्र की ओर बढ़ गए। समुद्री जाति की सेना बहुत बड़ी थी और उनमें से कई लोग पैटर्न संघनन क्षेत्र तक पहुंच गए थे। यदि अन्य क्षेत्रों से शक्तिशाली साधक सहायता के लिए आ भी जाएं, तो भी त्यानवु क्षेत्र की स्थिति को बदलना कठिन होगा। भारतवर्ष में जिस तरह से चीजें चल रही हैं, उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि समुद्री दौड़ जल्द ही अरुणाचल क्षेत्र तक पहुंच जाएगी। अगर अरुणाचल क्षेत्र खतरे में है तो क्या वह आदमी सामने आएगा? विवेक जब दोनों जातियों के बीच गंभीर युद्ध की स्थिति के बारे में सोच रहा था तो वह पूछने से खुद को नहीं रोक सका। मुझे यकीन नहीं है, नागार्जुन ने अपना सिर हिलाया। अगर ठाकुर संप्रदाय अभी भी अरुणाचल क्षेत्र में होता तो जवाब साफ होता, लेकिन राहुल ठाकुर संप्रदाय को अपने साथ ले गया था, इसलिए किसी को नहीं पता था कि वह प्रकट होगा या नहीं। समुद्री जाति का आक्रमण तेज हो गया और राजा क्षेत्र विशेषज्ञों की संख्या बढ़ गई। इसके अलावा समुद्री जाति ने राहुल के अचानक प्रकट होने की संभावना से बचने के लिए कई स्वर्गीय राजा क्षेत्र विशेषज्ञों को भेजा। एक संभावना है कि राहुल प्रकट हो जाए, नागार्जुन ने कहा। जब गिल परिवार खतरे में होगा तो वे संभवतः राहुल से मदद मांगेंगे। जब गिल परिवार ने राहुल को निचले भगवान संप्रदाय के महान बुजुर्ग को खोजने में मदद की तो राहुल ने उन्हें एक एहसान देने का वादा किया। विवेक ने सिर हिलाया, हालांकि उसे यकीन नहीं था कि गिल परिवार इस एहसान का फायदा उठाएगा। अरुणाचल क्षेत्र का पतन तय था, केवल राहुल ही इस स्थिति को बदल सकता था। बहुत जल्दी ही वे दोनों नए युद्ध क्षेत्र में पहुंच गए, जहां अनगिनत लोग लड़ रहे थे। युद्ध के हथकंडे बाएं दाएं फेंके जा रहे थे और खून की बदबू हवा में फैली हुई थी। हर जगह 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 दरारें थीं। यह मानव जाति के पैटर्न संघनन क्षेत्र विशेषज्ञों और समुद्री जाति के बीच की लड़ाई थी। नागार्जुन और विवेक जल्दी से इसमें शामिल हो गए। जबकि दोनों पक्षों के बीच लड़ाई पूरे जोरों पर थी, डेस्टिनी डिवाइन टॉवर बढ़ती भयानक तलवारों से भरा हुआ था। रानी पद्मावती हवा में मंडरा रही थी, एक भयानक तलवार की तरह। वह मानो स्वर्ग चीरती हुई दिव्य तलवार थी जो आसमान में उड़ रही थी, मानो पूरी दुनिया को चीर डालेगी। 9वें स्तर की तलवार की मंशा, एकदम सही स्तर। राहुल के मार्गदर्शन में रानी पद्मावती ने अंततः पूर्ण स्तर की तलवार की मंशा हासिल कर ली। फिर जब रानी पद्मावती की तलवार की मंशा सही स्तर पर पहुंच गई तो उसके शरीर में अचानक परिवर्तन हुआ। कुछ ही क्षणों बाद रानी पद्मावती के शरीर की गहराई से एक भयानक प्राचीन और अराजक तलवार की हुई अचानक फूट पड़ी। यहां तक कि राहुल को भी इसकी शक्ति से खतरा महसूस हुआ। इस समय रानी पद्मावती प्राचीन युग की एक प्राचीन महान साम्राज्य में परिवर्तित हो गई थी, जो अपनी तलवार के एक झटके से दुनिया को नष्ट करने में सक्षम प्रतीत हो रही थी। उसकी अमर जुबान हुआन तलवार काया अंततः जाग उठी थी। रानी पद्मावती हवा में मडराते हुए आंखें बंद कर रही थी। उसके पीछे एक विशाल परछाई दिखाई दी, जिससे एक प्राचीन और गौरवशाली आभा फैल रही थी। ये देखकर राहुल ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। अपनी शक्तिशाली आध्यात्मिक समझ के बावजूद वह वास्तव में उस विशाल परछाई का चेहरा नहीं देख पा रहा था। उसकी आध्यात्मिक शक्ति बहुत बढ़ गई और विशाल छाया पर धुंधले चेहरे की आंखें चमक उठीं। कुछ ही क्षणों बाद संपूर्ण डेस्टिनी डिवाइन टॉवर की छवि तथा राहुल द्वारा बनाए गए स्वतंत्र स्थान में विभिन्न संरचनाएं विशाल छाया की आंखों में प्रतिबिंबित हुईं। तभी जियान महाद्वीप की गहराइयों में अचानक प्राचीन आभा का एक रहस्यमयी झोंका प्रकट हुआ। वह तुरंत ही अंतरिक्षीय उथल पुथल को पार करते हुए विशाल छाया में प्रवेश कर गया। उसी क्षण पूरा जियान महाद्वीप थोड़ा कांप उठा। हालांकि यह क्षण भर के लिए ही था, फिर भी विशेषज्ञों की समझ से बाहर होने के लिए पर्याप्त नहीं था। क्या चल रहा है? मेरा दिल इस तरह क्यों धड़क रहा है? जियान महाद्वीप के महान सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञों ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। यद्यपि उन्होंने जो आभा महसूस की थी वह अत्यंत मंद और कमजोर थी, फिर भी वह उन्हें सिहरन पैदा करने के लिए पर्याप्त थी। अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों से आभा का पता लगाने के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद उन्हें कुछ भी नहीं मिला। कितना भयानक आभा मंडल है! अंतहीन समुद्र के सबसे गहरे हिस्से में प्राचीन काले अजगर ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। कौन है भाई? लगता है ये शक्ति मेरे स्तर से भी आगे निकल गई है। लाखों साल हो गए हैं। क्या सचमुच कोई ऐसा है जो यहाँ के नियमों के अधूरे होने के बावजूद ऊपरी लोक तक पहुँच सकता है? प्राचीन काले ड्रैगन की आंखें घबराहट से भरी हुई थीं। यद्यपि वह सूक्ष्म आभा क्षणिक थी, फिर भी उन्होंने उसे अत्यंत स्पष्टता से कैद कर लिया था। दूसरे दर्जे के महान सम्राट के रूप में वह जियान महाद्वीप में पहले से ही एक शिखर पर था। हालांकि उस आभा ने उसकी आत्मा को झकझोर दिया। यहाँ तक कि तीसरे स्तर के महान सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ ने भी ऐसी प्रतिक्रिया को उकसाया नहीं होगा। प्राचीन काले अजगर को बेचैनी महसूस हुई।
वह उस आभा का पता लगाना चाहता था, लेकिन चाहे उसकी आध्यात्मिक भावना कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह उसका कोई निशान नहीं ढूंढ सका। मुझे आशा है कि यह सिर्फ एक भ्रम है। चाहे कुछ भी हो, टुकड़ा पूरा होने ही वाला था। उस समय वह लोक मार्ग खोलकर ऊपरी दुनिया में चल सकता था। प्राचीन महान महारानी। राहुल की नज़र आसमान में शानदार छाया पर पड़ी और उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। ये रानी पद्मावती का पिछला जीवन था, जो जियान महाद्वीप की एक अद्वितीय महान साम्राज्य थी। जिस क्षण उसने अमर जुवान हुआंग तलवार शरीर को जागृत किया, रानी पद्मावती के दिमाग में अचानक एक अजीब स्मृति उभरी। रानी पद्मावती ने अपने पिछले जीवन में जो आभा छोड़ी थी, उसका एक अंश भी जागृत हो गया था। प्राचीन महान साम्राज्य की शक्ति अत्यधिक प्रबल थी, यहाँ तक कि राहुल द्वारा स्थापित अनेक संरचनाएं भी इस आभा को दबा नहीं पाईं। जैसे जैसे रानी पद्मावती की आभा मजबूत होती गई, उसके पीछे खड़ी विशाल छाया धीरे धीरे गायब हो गई। बज़र्स। रानी पद्मावती की कसकर बंद आंखें धीरे धीरे खुलीं और उसकी आंखों में चमकदार रोशनी चमक उठी। अध्यापक। रानी पद्मावती ने धीरे से बात की। बधाई हो। राहुल मुस्कुराए। ऐसा लग रहा था कि रानी पद्मावती की पिछले जन्म की शक्ति बहुत भयानक थी। हालांकि उसने अमर जुबान हुआंग तलवार शरीर को जागृत कर लिया था, फिर भी वह अपने पिछले जन्म की सभी यादों को पूरी तरह से जागृत नहीं कर पाई थी। अरे, सिस्टम ने मुझे अभी तक इनाम क्यों नहीं दिया? राहुल ने भौहें चढ़ाईं। सही मायने में, जिस क्षण रानी पद्मावती ने अपनी विशेष संरचना को जागृत किया, उसे तुरंत सिस्टम से पुरस्कार मिलना चाहिए था। हालांकि तब से कुछ समय बीत चुका था और उन्हें अभी भी सिस्टम की अधिसूचना सुननी बाकी थी। क्या सिस्टम में कोई खराबी थी? हालांकि इस समय लंबे समय से प्रतीक्षित सिस्टम अधिसूचना अंततः बज उठी। डिंग। चूंकि मेज़बान ने अपने शिष्य को अमर जुबान हुआंग तलवार शरीर को जागृत करने में मदद की है, मेज़बान को यादृच्छिक रूप से 10,000 गुना महत्वपूर्ण इनाम मिला है। बधाई हो, मेज़बान को अराजकता दिव्य शरीर प्राप्त हो गया है। धमाका। दुनिया की गहराई से एक अराजक आभा अचानक प्रकट हुई और अवर्णनीय गति से राहुल के शरीर के चारों ओर इकट्ठा हो गई। राहुल का शरीर अचानक कांप उठा और एक भयानक तलवार फूट पड़ी। जैसे ही यह प्राचीन आभा फैली, पूरा डेस्टिनी डिवाइन टॉवर कांप उठा। ऐसा लगा मानो सभी जीव जंतु इसके आगे झुक जाएंगे। अध्यापक। ये देखकर रानी पद्मावती की अभिव्यक्ति बदल गई। अभी अभी राहुल ने उसे जो उच्च श्रेणी का कवच दिया था, उसे भयानक तलवार क्यूई ने तुरंत टुकड़े टुकड़े कर दिया था। शुक्र है कि उसकी विशेष संरचना जागृत हो गई थी, इसलिए उसका भौतिक शरीर अत्यंत मजबूत हो गया था और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। जियान महाद्वीप के महान सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञों का ध्यान आकर्षित करने से बचने के लिए राहुल की आध्यात्मिक भावना बाहर निकल आए और उसने तलवार क्यूई और अराजक आभा को नियंत्रित करने की कोशिश की। हालांकि राहुल केवल तलवार क्यूई को दूसरों को शारीरिक नुकसान पहुंचाने से रोक सकता था, लेकिन वह इसके प्रसार को बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं कर सकता था। जल्द ही गीता रावत और देविका, जो डेस्टिनी डिवाइन टॉवर के अन्य स्थानों में साधना कर रहे थे, ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। उनकी आंखें सदमे से भरी थीं। इस तलवार की क्यू ने उनकी आत्माओं को भय से कांपने पर मजबूर कर दिया। धमाका। उसी समय पूरा डेस्टिनी डिवाइन टॉवर अनियंत्रित रूप से कांप उठा, क्योंकि वह तलवार क्यूई और अराजक आभा को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष कर रहा था। राहुल ने ये देखा तो उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसने अपनी आध्यात्मिक समझ का इस्तेमाल करके भाग्य के दिव्य टॉवर को नियंत्रित किया और अराजक आभा और तलवार की क्यूई को दबा दिया। फिर भी अधिकांश अराजक आभा और तलवार क्यूई भागने में कामयाब रहे। इस क्षण घनघोर अंधकार में स्वतंत्र स्थान अचानक जगमगा उठा, क्योंकि सभी संरचनाएं सक्रिय हो गईं। एक चमकदार तारामंडल की तरह आपस में जुड़ी हुई संरचनाएं एक अवरोध में बदल गईं जो उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। हालांकि कई 8वीं श्रेणी की संरचनाएं जो एक महान सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ को दबा सकती थीं, फिर भी अराजक आभा और तलवार क्यूई को पूरी तरह से छिपा नहीं सकी और यह जियान महाद्वीप की ओर फैल गई। ये घना आभामंडल क्या है? ये पिछले वाले से पूरी तरह अलग है, फिर भी यह मुझे सिहरन पैदा कर देता है। महान सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ एक बार फिर चौंक गए। इस आभा ने उनके भीतर खतरे का एहसास नहीं जगाया, बल्कि उन्हें तुलनात्मक रूप से तुच्छ महसूस कराया। इससे ये भ्रम पैदा हुआ कि यह आभा जियान महाद्वीप के प्राकृतिक नियमों से ऊपर थी। वानर, इधर आओ, कपड़े पहन लो। राहुल ने अपनी आस्तीन फड़फड़ाई और एक आसमानी नीले रंग का अमर वस्त्र शर्माते हुए रानी पद्मावती के हाथों में गिर गया। रानी पद्मावती के कपड़े पहनने के बाद राहुल उसके पास गया। अपना विशेष संविधान सक्रिय करें और मुझे देखने दें, राहुल ने गंभीर भाव से कहा। ये सुनकर रानी पद्मावती ने तुरंत खुद को शांत किया और फिर उसके शरीर की ऊर्जा बाहर निकल आई। अमर जुबान हुआंग तलवार शरीर की भयानक तलवार क्यूई भी पल भर में फैल गई। उसी समय रानी पद्मावती के पीछे फिर से छाया प्रकट हुई। छाया से निकलने वाली प्राचीन आभा राहुल की अस्त व्यस्त आभा से टकराई, जिससे दोनों पक्ष एक दूसरे को रद्द कर गए। उसी समय वह आभा जिसने तियान युआन महाद्वीप के सभी महान सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञों को चौंका दिया था, गायब हो गई। रानी पद्मावती की अमर जुबान हुआंग तलवार की काया में उसके पिछले जीवन की शक्ति का एक अंश मौजूद था। यद्यपि इसका केवल एक छोटा सा अंश ही बचा था, फिर भी यह जियान महाद्वीप के प्राकृतिक नियमों की शक्ति के समान स्तर का प्रतीत होता था। जहां तक राहुल के अराजक दिव्य शरीर की बात है, ये दुनिया की मूल शक्ति की आभा से भरा हुआ था और इसने जियान महाद्वीप के प्राकृतिक नियमों की शक्ति को पार कर लिया था।
यही कारण था कि महान सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञों ने ऐसा महसूस किया था। ऐसा लग रहा था जैसे यह आभा जियान महाद्वीप की नहीं थी। वे सभी सोच रहे थे कि क्या जियान महाद्वीप पर कोई ऐसा जीव पैदा हुआ है जो प्राकृतिक नियमों से परे है। हालांकि उनकी आध्यात्मिक इंद्रियों में से किसी को भी कुछ पता नहीं चल पाया। असहाय होकर महान सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ जांच पड़ताल का विचार ही छोड़ सकते थे। हालांकि इस घटना ने जियान महाद्वीप के सभी महान सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञों को जगा दिया और उन्हें यह भी एहसास दिलाया कि कुछ बड़ा होने वाला है। इसके अलावा इससे दोनों जातियों के बीच युद्ध अस्थायी रूप से रुक गया। दोनों आभाओं ने दोनों पक्षों के साधकों को भयभीत कर दिया था। काफी देर तक प्रतीक्षा करने के बाद तथा ये देखकर कि और कुछ नहीं हुआ है, समुद्री जाति के विशेषज्ञों ने एक बार फिर आक्रमण का आदेश दिया और युद्ध जारी रहा। अंतहीन समुद्र के सबसे गहरे हिस्से में, स्थानिक अशांति के उस हिस्से में चक्कर लगा रहा प्राचीन काला ड्रैगन चिंतित दिख रहा था। इन दो आभाओं के प्रकट होने से उसकी योजना बुरी तरह प्रभावित हुई थी। ड्रैगन जाति के कई महान सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ जागृत हो गए थे, जो मानव जाति की भाग्य ऊर्जा को इकट्ठा करने के उसके प्रयासों के लिए बेहद नुकसानदेह था। इसके बाद उसे ये सब छिपाने के लिए कोई उचित बहाना ढूंढना पड़ा। भाग्य ऊर्जा अदृश्य और अमूर्त थी और सामान्य साधकों द्वारा महसूस नहीं की जा सकती थी। हालांकि महान सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञों के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता था। शुक्र है, महान सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ भी केवल भाग्य ऊर्जा को ही महसूस कर सकते थे, लेकिन यह नहीं जान सकते थे कि वह कहाँ जाती है। इसी कारण प्राचीन काले अजगर ने राहत की सांस ली। यहाँ तक कि महान सम्राट विशेषज्ञों में से भी बहुत से लोग भाग्य की मंशा को नहीं समझ पाए, जो कि कर्म की मंशा के बाद दूसरा सर्वोच्च इरादा था। 1,00,000 साल पहले प्राचीन काले अजगर ने एक बार कोशिश की थी। हालांकि हजारों साल बिताने के बाद भी वह सफल रहा। हालांकि टुकड़ा प्राप्त करने के बाद वह अंततः भाग्य के इरादे के वास्तविक रूप को समझने में कामयाब रहा। हालांकि उसके भाग्य आशय का स्तर कम था, फिर भी वह जो करना था उसके लिए पर्याप्त था। केवल वही व्यक्ति जिसने भाग्य आशय को समझा था, ये समझ सकता था कि भाग्य ऊर्जा कहाँ जाती है। ऐसा कहा जाता है कि ड्रैगन जाति में प्राचीन काले ड्रैगन के अलावा एक और महान सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ था। उसने भी भाग्य की मंशा को समझ लिया था और वह ड्रैगन जाति का नेता था, स्वर्णिम दिव्य ड्रैगन। वह तीसरे स्तर का महान सम्राट था और अत्यंत शक्तिशाली था। एक बार जब प्राचीन काले ड्रैगन ने मानव जाति की भाग्य ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए टुकड़े का उपयोग किया, तो सुनहरा दिव्य ड्रैगन निश्चित रूप से इसे महसूस करेगा। सुनहरा दिव्य ड्रैगन पहले भी एकांत में रह चुका था, इसलिए प्राचीन काले ड्रैगन को इस बारे में चिंता नहीं थी। हालांकि अब जब वह जाग चुका था तो उसे सावधान रहना पड़ा। यदि स्वर्णिम दिव्य ड्रैगन को टुकड़े के अस्तित्व का पता चल गया तो प्राचीन काला ड्रैगन खतरे में पड़ जाएगा। ये टुकड़ा ऊपरी दुनिया में जाने का एक अवसर था। ऊपरी दुनिया में पहुंचने पर वे जियान महाद्वीप के अधूरे नियमों से मुक्त हो जाते और महान सम्राट के दायरे से आगे निकल जाते। इस प्रकार चाहे इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े, प्राचीन काला अजगर उस टुकड़े की रक्षा करेगा। इसके अलावा यह एक बार इस्तेमाल होने वाली वस्तु थी। ये बहुमूल्य अवसर मेरा है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। प्राचीन काले ड्रैगन की आंखें भयानक रोशनी से चमक रही थीं। जब तक वह क्षेत्र मार्ग में प्रवेश कर सकता है, वह सुनहरे दिव्य ड्रैगन को पार करने में सक्षम होगा। ब्लैक ड्रैगन, मुख्य हॉल में आओ। जबकि प्राचीन काला अजगर गहन विचार में था, एक भयानक आध्यात्मिक भावना जिसमें एक विशाल और शक्तिशाली दबाव शामिल था। प्राचीन काले अजगर ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। वह इस आध्यात्मिक भावना से भली भांति परिचित था। ये सुनहरे दिव्य अजगर से संबंधित थी। ये स्पष्ट था कि स्वर्णिम दिव्य ड्रैगन भी उन दो आभाओं से भयभीत था जो अभी अभी प्रकट हुई थी। यही कारण था कि उसने उसे ड्रैगन जाति के मुख्य हॉल में वापस बुलाया था। कुछ ही सेकंड बाद प्राचीन काले ड्रैगन का विशाल शरीर, जो अंतहीन समुद्र की गहराई में तैर रहा था, अचानक गायब हो गया। प्रश्नवाचक चिन्ह। समुद्र का पानी तुरंत पीछे की ओर लुढ़क गया और तेजी से उछलने लगा, जिससे प्राचीन काले ड्रैगन द्वारा छोड़े गए खाली स्थान भर गए। अल्पविराम। डेस्टिनी डिवाइन टॉवर के अंदर। डिंग चून की मेजबान ने अपने शिष्य को 11,351 500 दिनों की साधना प्राप्त करने में मदद की है। मेजबान को यादृच्छिक रूप से 17 गुना महत्वपूर्ण पुरस्कार मिला है। बधाई हो, मेजबान ने 192 975 500 दिनों की साधना प्राप्त कर ली है। डिंग चून की मेजबान ने अपनी शिष्या की विशेष संरचना को 16 गुना मजबूत बनाने में मदद की है। मेजबान को यादृच्छिक रूप से 4 गुना क्रिटिकल रिवॉर्ड मिला है। बधाई हो, मेजबान की विशेष संरचना 64 गुना मजबूत हो गई है। डिंग मेजबान की बदौलत उसके शिष्य ने तलवार की नीयत से प्रेरित एक गहन पैटर्न उकेरा है। इस प्रकार मेजबान को यादृच्छिक रूप से 888 गुना क्रिटिकल रिवॉर्ड मिला है। बधाई हो, मेजबान ने तलवार के नियमों का 19% प्राप्त कर लिया है। राहुल के दिमाग में कई सिस्टम नोटिफिकेशन गूंजते रहे। रूपांतरण दर को ध्यान में रखते हुए उन्हें 5,827 वर्षों की खेती प्राप्त हुई थी। राहुल को और भी अधिक आश्चर्य इस बात से हुआ कि जागृत अराजकता दिव्य शरीर न केवल विशुद्ध रूप से एक तलवार विशेष संविधान था, बल्कि एक व्यापक था। वर्तमान राहुल के पास पहले से ही एक महान सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ की युद्ध शक्ति थी। उनके दानतीयन में आध्यात्मिक शक्ति भी प्रथम स्तर के महान सम्राट के समान स्तर पर पहुंच गई थी और उनकी शारीरिक शक्ति भी तीसरे स्तर के महान सम्राट के समान स्तर पर पहुंच गई थी।
अपने सर्वोच्च इरादों और मार्शल तकनीकों के शस्त्रागार के साथ ये कहा जा सकता है कि राहुल की वर्तमान ताकत वास्तव में जियान महाद्वीप के भीतर बेजोड़ थी। फिर तलवार के कानून थे। नियमों को समझना एक ऐसी बात थी जिसे केवल महान सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ ही कर सकते थे, फिर भी उन्होंने केवल एक पैटर्न संघनन क्षेत्र साधक होने के बावजूद इसे पहले ही हासिल कर लिया था। डॉट डॉट तलवार के नियम वे थे जिन्हें प्राप्त करने के लिए सभी तलवार साधक प्रयासरत रहते थे। अब पूरे जियान महाद्वीप में जब तक राहुल चाहता, वह अपने हाथ उठाकर तलवार साधकों की तलवारों को नियंत्रित कर सकता था। जब तक दूसरे पक्ष के पास भी तलवार के नियम न हो, उनकी तलवारें उसकी पकड़ से बच नहीं सकेंगी। संक्षेप में, महान सम्राट के दायरे के तीसरे स्तर से नीचे कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। अब शक्ति में अचानक वृद्धि के बाद अपनी शक्ति पर पूर्ण नियंत्रण पाने के लिए एक बार फिर अपनी आध्यात्मिक भावना को संयमित करना आवश्यक था। उसके बाद राहुल ने मुड़कर रानी पद्मावती की ओर देखा, जो कुछ ही दूरी पर चुपचाप खड़ा था। खांसी खांसी, राहुल ने जल्दी से खांसते हुए अजीब माहौल को शांत करने की कोशिश की। मैंने अभी कुछ नहीं देखा। राहुल बेशक बकवास कर रहा था। उसकी आध्यात्मिक समझ इतनी प्रबल थी कि यह बात उसकी नज़र से कैसे बच सकती थी। हालांकि यह सिर्फ एक झलक थी, ये राहुल के दिमाग में गहराई से अंकित हो गई। ये सुनकर रानी पद्मावती शर्मा गई और उसके कान लाल हो गए। उसे उसकी एक भी बात पर यकीन नहीं हुआ। यह अत्यंत शर्मनाक था। भविष्य में वह राहुल का सामना कैसे करेगी? यदि कोई और होता तो रानी पद्मावती अपनी तलवार से उन्हें 2 टुकड़ों में काट देती। हालांकि राहुल अलग था। वह उसका शिक्षक था और जिसने उसे मजबूत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वह अपने दिल में पूरी स्थिति को लेकर दुविधा महसूस कर रही थी। इसके तुरंत बाद रानी पद्मावती ने राहुल की दिशा में देखा। संयोगवश दोनों की नज़रें एक दूसरे से मिल गईं। जब उसने राहुल के होठों पर मुस्कान देखी तो उसे अचानक थोड़ी परेशानी महसूस हुई। यह आदमी जानबूझकर ऐसा कर रहा था। उसने उसे साफ तौर पर नंगी देखा था, फिर भी उसने मानने से इनकार कर दिया। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। जब उसने ये सोचा तो रानी पद्मावती ने क्रोध और हताशा में अपने दांत पीस लिए। मेरे प्यारे शिष्य, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? मैंने सचमुच कुछ नहीं देखा। क्या मेरा प्यारा शिष्य नाराज है? नहीं, मैं नहीं हूँ, रानी पद्मावती ने उदासीनता से कहा। अरे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे प्यारे शिष्य का स्वभाव इतना अच्छा होगा। अगर कोई और मेरा नंगा शरीर देख लेता तो मैं उसे जरूर टुकड़े टुकड़े कर देती। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुमने इसे नहीं देखा? रानी पद्मावती की आंखें एक खतरनाक रोशनी से भर गईं। अहम, मैं तो बस एक उदाहरण दे रहा था। राहुल। रानी पद्मावती ने मुड़कर देखा। वह राहुल से बात नहीं करना चाहती थी। राहुल ने सोचा कि वह मुंह बनाते हुए बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन उसने वहीं रुकने का फैसला किया। ठीक है मेरे प्यारे शिष्य, अब जब तुमने अपने शरीर में अमर जुवान हुआन तलवार काया को जागृत कर लिया है तो मुझे देखने दो कि तुम्हारी ताकत कितनी बढ़ गई है, राहुल ने गंभीरता से कहा, अजीब माहौल को शांत करने की कोशिश करते हुए। मेरे प्रिय शिष्य, मैं आपकी तलवार की क्यों देखना चाहता हूं और यह निर्धारित करना चाहता हूं कि आपको उस स्तर तक पहुंचने में कितना समय लगेगा जहां आप तलवार के नियमों का उपयोग कर सकें। मैं शक्तिशाली हूं, तुम्हें पता है, इसलिए मैं तुम्हें एक छोटा सा प्रदर्शन दूंगा। शायद तुम तलवार के गहन स्वरूप के 10वें स्तर तक पहुंच सको। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा। तलवार के नियम। ये सुनकर रानी पद्मावती की आंखें चमक उठी और उसने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया कि राहुल उसे चिढ़ा रहा था। सचमुच एक सुंदर, मुझ पर हमला करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाओ। मैं देखना चाहता हूं कि किन कमियों को दूर करने की जरूरत है, राहुल ने कहा। ठीक है, रानी पद्मावती ने सिर हिलाया और उसके शरीर में भयानक शक्ति अचानक फूट पड़ी। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और एक दिव्य तलवार अचानक प्रकट हुई। जैसे ही उसने उसके शरीर में तलवार के गहन स्वरूप को सक्रिय किया, गहरे पीले रंग की तलवार की क्यूई उभरी, जो आसपास के वातावरण को निगलने और नष्ट करने की धमकी दे रही थी। फिर उसने राहुल की ओर वार किया, जिससे तलवार की क्यूई की धार उसकी ओर बढ़ने लगी। ओह, हालांकि मैंने कहा था कि अपनी पूरी ताकत लगाओ, मुझे नहीं लगा था कि तुम ऐसा करोगे। क्या तुम अपने टीचर को मारने की कोशिश कर रहे हो? मैं केवल शिक्षक के निर्देशों का पालन कर रहा हूँ। तुम बदला लेने की कोशिश कर रहे हो, है ना? नहीं, मैं नहीं हूँ। अरे सच में, तुम्हारे हमले और भी भयंकर होते जा रहे हैं, फिर भी तुम सीधे मुंह से इनकार कर सकते हो। क्या बकवास कर रहे हो गुरुजी? अगर मैं अपनी पूरी ताकत भी लगा दूं तो भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगा। क्या तुम डर रहे हो? अरे यार, मेरी शिष्या तो वाकई बहुत डरावनी है। क्या उसे सच में लगता है कि मैंने उसे नंगा देखा है? इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? मैंने तो बस झांक कर देखा था। राहुल। जब उसने ये सुना तो रानी पद्मावती की आंखें शर्म और क्रोध से भर गईं और उसके हाथ में दिव्य तलवार ने एक भयानक काले और पीले रंग की तलवार क्यूई जारी की। प्रत्येक प्रहार में रानी पद्मावती की पूरी ताकत शामिल थी। कोई भी साधारण पैटर्न संघनन क्षेत्र विशेषज्ञ अनगिनत बार मर चुका होगा। हालांकि राहुल ने बस अपनी उंगलियों को थोड़ा सा बढ़ाया और रानी पद्मावती के हमलों को आसानी से रोक दिया, जिससे उसकी तलवार क्यूई भंग हो गई। राहुल, तुम बहुत ही घटिया हो। रानी पद्मावती क्रोधित हो गई। उसके शरीर से एक भयानक रोशनी फूट पड़ी और आकाश में फैली तलवार की क्यूई राहुल की ओर बढ़ी।
झंकार, राहुल ने अपनी उंगली हिलाई और ऊर्जा का एक शक्तिशाली उछाल अचानक उसकी लंबी तलवार से टकराया। रानी पद्मावती के चेहरे के भाव बदल गए। उसका हाथ सुन्न हो गया और तलवार पर उसकी पकड़ लगभग छूट गई। तुरंत उसने एक लंबी तलवार घुमाई, उसमें पूर्ण स्तर की तलवार की मंशा भरते हुए राहुल की छाती की ओर वार किया। राहुल मुस्कुराया और उसका बायां हाथ चमक उठा और फिर उसने रानी पद्मावती की कलाई को मजबूती से पकड़ लिया। ये देखकर रानी पद्मावती की अभिव्यक्ति जम गई और उसने अपनी स्वर्गीय बिजली की मंशा को प्रसारित किया, राहुल की पकड़ से मुक्त होने की कोशिश की। हालांकि पूर्ण शक्ति के सामने सभी संघर्ष व्यर्थ थे। इसके अलावा उसकी मार्शल मंशा का स्तर राहुल से कम था। राहुल ने उसे थोड़ा खींचा, जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया और उसने हमला करना बंद कर दिया। भारी सांस लेते हुए रानी पद्मावती का चेहरा लाल हो गया और वह उन्मत्तता से संघर्ष कर रही थी। हालांकि राहुल का हाथ लोहे की तरह था और वह मुक्त नहीं हो सकी। अपने विशेष संविधान को जागृत करने के बाद आपको अपनी बहुत सारी यादें जागृत करनी चाहिए थीं। क्या? विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये सुनकर रानी पद्मावती की अभिव्यक्ति बदल गई और उसकी आंखें सदमे से भर गईं। क्या वह जानता था कि वह एक प्राचीन महान साम्राज्य का पुनर्जन्म थी? ये कैसे संभव हुआ? वह दंग रह गई। इससे पहले राहुल ने इस तथ्य की पहचान की थी कि उसके पास अमर जुबान हुआन तलवार का शरीर था, इसलिए वह जानती थी कि उसकी ताकत निश्चित रूप से एक भयानक स्तर तक पहुंच गई थी। तब से ही रानी पद्मावती चिंतित था। उसे डर था कि कहीं राहुल को पता न चल जाए कि वो पुनर्जन्म विशेषज्ञ है। हालांकि वो मानसिक रूप से तैयार थी, फिर भी राहुल की बात सुनकर वो चौंक गई। बेशक राहुल को ये केवल सिस्टम के कारण ही पता था। हालांकि रानी पद्मावती के अमर जुबान हुआन तलवार शरीर को जगाने के बाद राहुल समझ गया कि उसकी आभा और व्यवहार में थोड़ा बदलाव आया है। राहुल ने अनुमान लगाया कि शायद ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रानी पद्मावती ने अपने पिछले जीवन की कुछ यादें जगा ली थीं। तुम्हें मेरी पहचान भी पता है? रानी पद्मावती ने राहुल को घूरते हुए सदमे में बड़बड़ाया। जब वह अनजाने में उनके बीच कुछ दूरी बनाना चाहती थी तो उसे एहसास हुआ कि उसकी कलाई अभी भी राहुल द्वारा पकड़ी हुई थी। अंत में रानी पद्मावती ने संघर्ष करना बंद कर दिया। तुम्हें पहले से ही तैयारी कर लेनी चाहिए थी, है ना? राहुल ने रानी पद्मावती का हाथ छोड़ने से पहले उसे गहराई से देखा। इससे पहले कर्म की शक्ति के माध्यम से राहुल को पहले से ही पता था कि रानी पद्मावती को निश्चित रूप से समुद्री जाति से संबंधित आपदा का सामना करना पड़ेगा। अभी अभी तो वह एहसास और भी स्पष्ट हो गया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रानी पद्मावती ने समुद्री जाति पर हमला क्यों किया था, इसका कारण उससे संबंधित था। हालांकि अमर जुबान हुआन तलवार शरीर के जागरण के कारण अब एक अदृश्य शक्ति थी जो राहुल को बारीकियों का अनुमान लगाने से रोक रही थी। ये सुनकर रानी पद्मावती चुप हो गया। राहुल सही थी। वह एक पुनर्जन्म विशेषज्ञ के रूप में अपनी पहचान उजागर होने के लिए लंबे समय से तैयार थी। आखिरकार यदि किसी महान सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ की उस पर नजर पड़ जाए तो वे निश्चित रूप से उसकी पहचान से संबंधित सुराग ढूंढने में सक्षम होंगे। एक अकेली साधिका होने के नाते बिना किसी गुरु के न केवल उसकी प्रतिभा अद्भुत थी बल्कि उसकी शक्ति भी अत्यंत भयानक थी। उसकी उच्च स्तरीय साधना पद्धतियों और युद्ध कौशल के अलावा उस पर संदेह करना आसान था। इसलिए उसने कभी भी अपनी ताकत का पूरा विवरण बाहरी दुनिया के सामने प्रकट नहीं किया। ये राहुल के बिल्कुल विपरीत था, जिसके बारे में नागार्जुन ने अनुमान लगाया था कि वह किसी प्राचीन सर्वशक्तिमान विशेषज्ञ का पुनर्जन्म है। उसकी प्रसिद्धि और शक्ति में वृद्धि तुलनात्मक रूप से बहुत अचानक और अप्रत्याशित थी और उस स्तर पर उसके कारनामे अनसुने थे। बेशक ऐसा नहीं था कि रानी पद्मावती की उत्पत्ति पर किसी को संदेह नहीं था, खासकर पवित्र भूमि के स्वामी। हालांकि उनके पास किसी भी बात की पुष्टि करने के लिए कोई सबूत नहीं था और वे केवल यही निष्कर्ष निकाल सकते थे कि रानी पद्मावती एक अद्वितीय प्रतिभावान राक्षसी प्रतिभा का धनी था। उसकी सावधानी के बावजूद उसकी पहचान राहुल को पता चल गई थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि न केवल राहुल ने अपनी पहचान की खोज की बल्कि वह यह भी जानता था कि उसने अपने पिछले जीवन की यादों का केवल एक हिस्सा ही जागृत किया था। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि राहुल को शुरू से ही सब कुछ पता था। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगा? राहुल ने रानी पद्मावती को देखा और पूछा। जब रानी पद्मावती ने यह सुना तो उसका दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा। मैं स्वाभाविक रूप से अपने शिक्षक पर विश्वास करूंगा। रानी पद्मावती ने अपनी सूक्ष्म भावनाओं को शांत करने के बाद राहुल को देखने के लिए अपना सिर उठाया। रानी पद्मावती के चेहरे पर बहुत गंभीरता थी। हालांकि राहुल उसे चिढ़ाना पसंद करता था, लेकिन इसमें कोई शक नहीं था कि वो उसके साथ अच्छा व्यवहार करता था। चाहे वह निरंतर आध्यात्मिक शक्ति का संचार हो या सभी प्रकार के दुर्लभ स्वर्गीय खजानों का उपहार हो, राहुल ने उसके साथ कभी कंजूसी नहीं की थी। वह स्वयं नहीं जानती थी कि इस दयालुता का बदला कैसे चुकाया जाए। यद्यपि वे जानते थे कि उनके शिक्षक एक मानव आकार का चलता फिरता खजाना है, फिर भी उन्होंने उन्हें पहले कभी एक साथ इतने सारे दुर्लभ खजाने नहीं दिए थे। यह एक चौंकाने वाली राशि थी। मेरे प्यारे शिष्यों, मुझे जल्द ही जियान महाद्वीप छोड़ना पड़ सकता है, राहुल ने समझाया। जब उन्होंने ये सुना तो वे स्तब्ध रह गए। क्या टीचर जियान महाद्वीप छोड़ रहे थे? क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी साधना का स्तर महान सम्राट क्षेत्र की बेड़ियों को तोड़कर ऊपर उठने वाला था?
आप सभी को पता होना चाहिए कि अगर कोई जियान महाद्वीप छोड़ना चाहता है तो उसे महान सम्राट के राज्य की बेड़ियां तोड़नी होंगी। हालांकि मेरे पास जाने का एक और रास्ता है। जियान महाद्वीप में मेरा समय यहीं समाप्त होता है। अब मुझे ऊपरी दुनिया में जाना है, राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे द्वारा छोड़े गए स्वर्गीय खजानों और साधना संसाधनों के साथ तुम भविष्य में निश्चित रूप से महान सम्राट के राज्य तक पहुंच सकोगे। शायद एक दिन हम फिर से मिल जाएंगे। उनके वर्तमान शिष्यों में रानी पद्मावती के अलावा, जो काफी शक्तिशाली था, अन्य लोग तुलनात्मक रूप से कमजोर थे, हालांकि क्षमता के मामले में नहीं। उनमें से प्रत्येक में महान सम्राट के दायरे तक पहुंचने की क्षमता थी। इसके अलावा उनके द्वारा छोड़े गए जीवन रक्षक तुरुप के पत्तों के साथ तीसरे स्तर का महान सम्राट भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। मेरे प्यारे शिष्यों, मैं ऊपरी दुनिया में तुम्हारा इंतजार करूंगा। भविष्य में तुम्हें अच्छी तरह साधना करनी होगी और कभी आराम नहीं करना होगा। राहुल ने अपने शिष्यों की आंखों में अनिच्छा देखी और उसका हृदय भावनाओं से भर गया। कर्म की शक्ति से राहुल जियान महाद्वीप का भविष्य स्पष्ट रूप से देख पा रहा था। वहां 4 महान साम्राज्ञियां थीं, जिनके भयानक आभामंडल ने योग का दमन किया और मानव जाति को जियान महाद्वीप का पूर्ण शासक बनने के लिए प्रेरित किया। इतना ही नहीं, रानी पद्मावती वध की उच्चतम स्तर की मंशा को समझ लेगी और वध की भयानक महारानी बन जाएगी। उसके बाद उसके कारण उसने अकेले ही समुद्री जाति का लगभग सफाया कर दिया। गुरुजी, देविका ने आंसू भरी आंखों से राहुल को देखा। समूह में देविका सबसे छोटी थी और उसने साधना में सबसे कम समय बिताया था। ज्यादातर समय वह यू और गीता रावत के साथ रहती थी। जिस क्षण उसे पता चला कि राहुल जियान महाद्वीप छोड़ने वाला है, देविका का दिल अनिच्छा और उदासी से भर गया। राहुल के जाने से पहले वह या तो एकांत में साधना कर रहा था। हालांकि उसकी एकांत साधना वर्षों तक चली होगी, लेकिन अब हालात बदल गए थे। राहुल के जियान महाद्वीप छोड़ने के बाद उसे पता नहीं था कि वह उससे दोबारा कब मिलेगी। मूर्ख लड़की, तुम तो बड़ी हो गई हो, फिर भी तुम्हें रोना क्यों पसंद है? राहुल ने असहाय होकर देविका को देखा। इतने वर्षों की साधना के बाद और यू और गीता रावत की मदद से देविका का व्यक्तित्व काफी बदल गया था। अब वह दानव भक्षक शरीर के कारण दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए खुद को दोषी नहीं मानती थी और अब उसे आसानी से धमकाया नहीं जाता था। हालांकि उसके रोने की प्रवृत्ति कभी नहीं बदली। देविका अपने दिल का दुख रोक नहीं पाए और फूट फूट कर रोने लगी। उसने खुद को उसकी बाहों में फेंक दिया। गुरुजी, क्या आप नहीं जा सकते? या क्या आप मुझे अपने साथ ले जा सकते हैं गुरुजी? देविका की आवाज रुंध गई। डॉट डॉट बचपन के दुखों के कारण ये लड़की ज्यादातर लोगों पर भरोसा नहीं करती थी। अपनी माँ के अलावा वह राहुल, यू और कुछ और लोगों के सबसे ज्यादा करीब थी। देविका के लिए राहुल न सिर्फ उसका गुरु था, बल्कि उसके पिता जैसा भी था। उसने उसकी किस्मत पूरी तरह बदल दी थी। मूर्ख लड़की, भविष्य में जब मैं नहीं रहूंगा तो तुम रोते नहीं रह सकोगी। और हाँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। तुम्हें खुद ही आगे बढ़ना सीखना होगा। जब तक आप लगन से साधना करते रहेंगे, आप स्वाभाविक रूप से भविष्य में मुझे ऊपरी दुनिया में देख पाएंगे। राहुल ने हाथ बढ़ाया और देविका की आंखों के कोनों से आंसू धीरे से पोंछ दिए। गुरुजी, मैं अवश्य ही लगन से साधना करूंगा। मैं तुम्हें ढूंढने के लिए निश्चित रूप से ऊपरी दुनिया तक चढ़ूंगा। देविका ने आंसू भरी आंखों से राहुल की ओर देखा। उसकी अभिव्यक्ति दृढ़ थी। मुझे विश्वास है कि मेरा प्रिय शिष्य यह अवश्य कर सकेगा। राहुल मुस्कुराया और उसके सिर पर थपथपाया। यद्यपि यू और गीता रावत ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके दिल भी अनिच्छा से भरे हुए थे। उनकी वर्तमान साधना के स्तर को देखते हुए उन्हें महान सम्राट के दायरे से आगे निकलने में कम से कम कई 100 वर्ष या शायद 1000 वर्ष भी लगेंगे। हालांकि वे इस बात पर स्पष्ट थे कि वे अपने शिक्षक के साधना पथ में बाधा नहीं डाल सकते। शिक्षक सही कह रहे हैं, वह हमेशा हमारे साथ नहीं रह सकते। हमें खुद ही आगे बढ़ना सीखना होगा। उसके बगल में रानी पद्मावती राहुल को गहराई से देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ कहना चाहती है, लेकिन खुद को रोके हुए थी। मूर्ख लड़की, इतना दुखी मत हो, तुम मुझे रुला दोगी। साधना का मार्ग सदैव पृथक्करण और स्वतंत्रता का रहा है। मुझे छोड़ने के बाद तुम और मजबूत हो जाओगे और अपना रास्ता खुद बनाओगे। राहुल मुस्कुराया और उसे दिलासा दिया। उसके बाद राहुल ने ठाकुर संप्रदाय को बाहर निकाल दिया और रानी पद्मावती को उसे कारावास दिव्य टॉवर में डाल दिया। इन दिव्य मीनारों में साधना का वातावरण बाहरी दुनिया की तुलना में कहीं बेहतर था, क्योंकि दिव्य मीनारों में सघन आध्यात्मिक ऊर्जा समाहित थी। इसके अलावा उनमें से कुछ में युद्ध संबंधी उद्देश्य भी समाहित थे। पिछले कुछ वर्षों में स्वर्ग के टॉवर में ठाकुर संप्रदाय के साधकों के साधना स्तर में पहले से ही बड़ा परिवर्तन आ चुका था। कर्म की शक्ति से राहुल जानता था कि केवल एक ही व्यक्ति राज्य मार्ग से होकर जा सकता है। वह अपने शिष्यों के साथ नहीं जा सकता था और ठाकुर संप्रदाय को साथ लाना तो दूर की बात थी। ये जानने के बाद कि राहुल जाने वाला है, उसके शिष्यों में साधना करने की इच्छा नहीं रही और वे हर दिन राहुल से चिपके रहे। 5 दिन जल्दी ही बीत गए। वानर, तुम्हें चलना चाहिए। राहुल ने दूर अंतरिक्ष में देखा और उसकी आंखों में एक रहस्यमयी रोशनी चमक उठी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, रानी पद्मावती, जो साधना कर रही थी, ने अचानक अपनी आंखें खोलीं, जो तेज तलवार की हुई से चमक उठीं।
वह समुद्री दौड़ विशेषज्ञों को मारने और राहुल को दिए गए कर्ज का कुछ हिस्सा चुकाने के लिए अरुणाचल क्षेत्र में वापस लौटना चाहती थी। इंतजार। जैसे ही रानी पद्मावती मुड़कर जाने वाली थी, राहुल ने उसे आवाज दी। रानी पद्मावती ने घूमकर देखा, उसकी नज़र राहुल पर पड़ी। याद रखना, मेरे जाने के बाद तुम्हें यू और बाकियों की रक्षा करनी होगी। जल्दबाजी में मत आना। राहुल मुस्कुराया और फिर रानी पद्मावती की निगाह के नीचे उसका आकार अचानक गायब हो गया। अध्यापक। जब रानी पद्मावती ने यह देखा तो वह अचंभित होकर खुद से बुदबुदाई। अध्यापक। यू। गीता रावत और देविका ने भी अनिच्छा से पुकारा। हालांकि राहुल वास्तव में चला गया था। शिक्षक चले गए हैं, मुझे जाकर वह करना चाहिए जो करना है। एक संक्षिप्त विराम के बाद रानी पद्मावती का शरीर बिजली की चमक में बदल गया और गायब हो गया। इसी समय कारावास दिव्य टॉवर भी गायब हो गया। अल्पविराम। समुद्री जाति के आक्रमण के कारण अनगिनत लोग मारे गए और त्यानवु क्षेत्र जल्द ही नष्ट हो गया। अरुणाचल क्षेत्र में कई साम्राज्य अपने अपने विशेषज्ञों के साथ गिर गए। वे संख्या में समुद्री सेना से बहुत अधिक थे। अरुणाचल क्षेत्र में समुद्री जाति की सेना की प्रगति को धीमा करने के लिए असंख्य तलवार हॉल, गिल परिवार और अन्य प्रमुख गुटों ने सेना में शामिल होकर समुद्री जाति के आक्रमण का विरोध करने के लिए एक साथ इकट्ठा हुए। भूमि खून की दुर्गंध से भर गई थी और असंख्य किसान उन्मत्त युद्ध में लगे हुए थे। हर जगह भयंकर दहाड़ और चीखें सुनाई दे रही थीं। दोनों जातियों के बीच युद्ध ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दिया और सब कुछ धूल में बदल दिया। ये खास तौर पर कमजोर साधकों के लिए सच था। इससे पहले कि वे कोई प्रतिक्रिया कर पाते, बाएं दाएं से हो रहे हमलों ने उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया। यहाँ तक कि सामान्य लोग भी विनाश से बच नहीं सके। धिक्कार है, समुद्री जाति का हमला बहुत भयंकर है। हम उनका विरोध नहीं कर सकते। मुझे डर है कि अरुणाचल क्षेत्र के पतन में ज्यादा समय नहीं लगेगा। किसी विशेषज्ञ की आवाज सुनाई दे रही थी। वह गिल परिवार से 5वें स्तर के एकता क्षेत्र साधक थे। वर्तमान में विभिन्न प्रमुख सेनाओं ने अनगिनत विशेषज्ञों को खो दिया है। अंततः उनका पुनर्तः विनाश हो सकता है। जहां तक महान कियान राजवंश जैसे छोटे और मध्यम आकार के साम्राज्यों का प्रश्न है, वे लंबे समय से समुद्री जाति की सेना की अंतहीन संख्या में डूबे हुए थे। तुम इंसान संघर्ष क्यों कर रहे हो? तुम जैसे तुच्छ इंसान समुद्री जाति की शक्ति का विरोध कैसे कर सकते हो? और ठीक है, आप पैटर्न संघनन क्षेत्र साधकों के लिए यदि आप अपने हथियार डाल दें और आत्मसमर्पण कर दें तो हम आपकी जान बख्श देंगे और आपको हमारे रक्षक कुत्ते बना देंगे। समुद्र के एक विशेषज्ञ ने उपहास किया। वे अरुणाचल क्षेत्र पर हमले को लेकर बहुत घबराए हुए थे, जो राहुल की मातृभूमि थी। हालांकि उन्हें इस बात पर आश्चर्य हुआ कि इतने सालों के बाद भी राहुल का कोई पता नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि समुद्री जाति ने एक बार राहुल के निशान खोजने के लिए संत राजा क्षेत्र के विशेषज्ञों का इस्तेमाल किया था, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला था, जिससे वे राहुल की ताकत से और भी अधिक भयभीत हो गए थे। हालांकि उन्होंने ड्रैगन जाति के महान सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ के आदेशों की अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की। इसलिए किसी भी अचानक परिवर्तन से बचने के लिए उन्होंने जितनी जल्दी हो सके नांजोर क्षेत्र पर विजय प्राप्त करने की योजना बनाई। हालांकि मानव जाति ने संकट के समय असाधारण एकता दिखाई थी। विभिन्न प्रमुख शक्तियों ने समुद्री जाति के हमलों का बार बार प्रतिरोध किया। यद्यपि समुद्री दौड़ ने अरुणाचल क्षेत्र के अधिकांश भाग पर कब्जा कर लिया था, फिर भी कुछ क्षेत्र ऐसे थे जो अपनी पकड़ बनाए हुए थे और मजबूती से अपनी रक्षा कर रहे थे। धिक्कार है, क्या अरुणाचल क्षेत्र सचमुच समुद्री जाति के कब्जे में आने वाला है? जुगे परिवार के 8वें स्तर के एकता क्षेत्र के विशेषज्ञ ने अपनी मुट्ठियां कस लीं। उसकी आंखें अनिच्छा से भरी थीं। हालांकि दूसरे क्षेत्रों से भी किसान उन्हें मजबूत करने के लिए यहां आए थे, फिर भी यह समुद्री जाति की अंतहीन संख्या का सामना करने के लिए अपर्याप्त था। अरुणाचल क्षेत्र को बचाने के लिए अब किसी चमत्कार की जरूरत होगी। क्या मुझे सचमुच उस एहसान का इस्तेमाल करना होगा? एक विशाल बाढ़ अजगर ने एक वृद्ध व्यक्ति के शरीर को गंभीर रूप से घायल कर दिया। हालांकि जैसे ही उसके दिव्य तत्वों के भीतर की मोटी जीवन शक्ति बाहर निकली, बूढ़े व्यक्ति का शरीर जल्दी ही ठीक हो गया। और वह बूढ़ा व्यक्ति गिल परिवार का एक बुजुर्ग था और 5वें स्तर का एकता क्षेत्र साधक था। बूढ़े आदमी की बातें सुनकर सभी चुप हो गए। वे स्वाभाविक रूप से पाताल लोक के संप्रदाय के बारे में हुई घटना के बारे में जानते थे और ये तथ्य भी कि गिल परिवार को उनकी मदद के बदले में राहुल से एक एहसान का वादा मिला था। हालांकि राहुल की ताकत इतनी भयानक थी कि यह एहसान बहुत कीमती था। हम अभी उस स्तर तक नहीं पहुंचे हैं। गिल परिवार के बुजुर्ग ने बाढ़ के अजगर से लड़ते हुए अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। राहुल ने उन्हें जो जेड टोकन दिया था वह गिल परिवार का आखिरी तुरुप का पत्ता था और वे इसका इस्तेमाल कभी नहीं करेंगे जब तक कि यह जीवन और मृत्यु की स्थिति न हो। मानव, तुम बहुत ताकतवर हो। एक भयानक आभा वाला यक्ष विशेषज्ञ अचानक युद्ध में शामिल हो गया और उसने उस पर अपना त्रिशूल चलाया। मोनिका लेविंस्की की वापसी, उनका पॉडकास्ट और उससे आगे। ठीक है, मैं तुम दोनों को ले चलूंगा। गिल परिवार के बुजुर्ग ने उनसे लड़ने के लिए एक मार्शल तकनीक को सक्रिय करने के लिए कई बार हाथ की मुहरें लगाईं। समय बीतने के साथ दोनों जातियों के बीच युद्ध अधिकाधिक तीव्र होता गया तथा मानव जाति की स्थिति अधिकाधिक नाजुक होती गई। अचानक अंतरिक्ष में लहरें उठीं और एक स्थानिक दरार प्रकट हो गई।
नागार्जुन आगे बढ़ा, उसका शरीर उसके अपने खून से सना हुआ था, साथ ही उन समुद्री दौड़ विशेषज्ञों के खून से भी जिनसे उसने मुकाबला किया था। अभी जेड टोकन का उपयोग न करें। नागार्जुन ने अपने मुंह के कोनों से खून पोंछा और पास ही में खड़े गिल परिवार के सबसे बड़े बुजुर्ग की ओर देखा। महापुरुष एक बार ड्रैगन के साथ लड़ रहे थे और उनकी लड़ाई से उत्पन्न उतार चढ़ाव से उनके आसपास का वातावरण कांप रहा था। गिल परिवार के सबसे बड़े बुजुर्ग ने ही उस समय राहुल की मदद की थी। जेड टोकन भी उन्हीं के पास था। बड़े बुजुर्ग ने सिर हिलाया। हालांकि राहुल की ताकत भयानक थी और वह समुद्री जाति के राजा क्षेत्र के विशेषज्ञों के एक बड़े समूह को भी कुचल सकता था, फिर भी वह एक अकेला व्यक्ति था। अगर वह प्रकट भी हो जाए तो भी वह अरुणाचल क्षेत्र का भाग्य नहीं बदल पाएगा। बेशक उनकी उपस्थिति से बहुत फर्क पड़ता, लेकिन जेड टोकन अरुणाचल क्षेत्र की अंतिम आशा और तुरुप का इक्का था, इसलिए इस समय वह इसे बर्बाद नहीं कर सकते थे। हालांकि स्थिति दिन ब दिन गंभीर होती जा रही थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, नांजोर क्षेत्र के और भी ज्यादा इलाके गिरते गए। इस बीच बड़े बुजुर्ग की चोटें और भी गंभीर होती जा रही थीं। भले ही वह एक अर्धचरण पैटर्न संघनन क्षेत्र विशेषज्ञ था, वह 2 स्तर के एकता क्षेत्र विशेषज्ञों और 5 स्तरीय ग्रेड एकता क्षेत्र विशेषज्ञों के खिलाफ लड़ रहा था। जब उन्होंने मदद मांगी तब भी सभी को एक जैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। समुद्री दौड़ के विशेषज्ञों की भारी संख्या के कारण वे सभी पीछे रह गए। शक्तिशाली ऊर्जा की लहरें उस महान वृद्ध के शरीर पर प्रहार कर रही थीं। उनके सुनहरे कवच वाले शरीर पर दरारें पड़ गईं और उनकी हड्डियों तक गहरे घाव हिंसक ऊर्जा से क्षत विक्षत हो गए। महापुरुष ने आकाश की ओर एक भयंकर गर्जना की। उनके सफेद बाल खड़े हो गए और उनकी आंखें दिव्य प्रकाश से चमक उठीं। हालांकि उनका आभामंडल धीरे धीरे क्षीण होता जा रहा था और जैसे जैसे समय बीतता गया, मानव जाति के और भी विशेषज्ञ नष्ट होते गए। समुद्री जाति के विशेषज्ञों ने बचे हुए मानव साधकों पर हमला बोल दिया। घृणित, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सब मर जाएंगे। धिक्कार है, समुद्री जाति का हमला बहुत भयंकर है। मुझे डर है कि अरुणाचल क्षेत्र अब और नहीं टिक पाएगा। बड़े बुजुर्ग की अभिव्यक्ति अत्यंत भद्दी थी। कुछ ही दूरी पर नागार्जुन को भी काफी चोटें आई थीं और उसके आसपास पैटर्न संघनन क्षेत्र के विशेषज्ञों की संख्या बढ़ती जा रही थी। इस समय एक शक्तिशाली आभा अचानक प्रकट हुई, जैसे एक यक्ष ने अपनी उपस्थिति का एहसास कराया हो। बिजली क्लेश क्षेत्र। ये देखकर मानव विशेषज्ञों के हाव भाव एकदम बदल गए। उन्हें यक्ष के शरीर में उमड़ती हुई विपत्ति की बिजली की शक्ति का आभास हुआ। क्लेश बिजली की शक्ति में जियान महाद्वीप के प्राकृतिक नियमों की शक्ति निहित थी। बिजली क्लेश क्षेत्र राजा क्षेत्र और पैटर्न संघनन क्षेत्र के बीच का क्षेत्र था। ऐसा कहा जाता है कि बिजली क्लेश क्षेत्र के अधिकांश साधक एकांत में साधना करना पसंद करते थे। कारण बहुत सरल था, क्लेश बिजली कर्म से प्रभावित होती थी। अगर उन्होंने बहुत ज्यादा नकारात्मक कर्म जमा कर लिए तो उनके 3 क्लेशों के दौरान उन्हें जो क्लेश बिजली झेलनी पड़ी वह असहनीय हो जाएगी और वे नष्ट हो जाएंगे। चिंता मत करो, हालांकि वह शक्तिशाली है, वह निश्चित रूप से कोई कदम नहीं उठाएगा। मानव विशेषज्ञ आश्चर्यचकित थे, लेकिन उनका मानना था कि यक्ष कोई कदम नहीं उठाएगा। हालांकि कुछ ही क्षणों बाद वे गलत साबित हो गए। यक्ष विशेषज्ञ ने धीरे से अपना हाथ ऊपर उठाया और उसके हाथ का त्रिशूल एक विकराल दिव्य शक्ति से प्रस्फुटित हुआ। बिजली की चमक से चारों ओर ऐसा वातावरण व्याप्त हो गया मानो सब कुछ निगल जाना चाहता हो। जैसे ही 2 चमकदार बिजली चमकी, 2 मानव पैटर्न संघनन क्षेत्र विशेषज्ञों की तत्काल मृत्यु हो गई। ये देखकर नागार्जुन की पुतलियां अनायास ही सिकुड़ गईं और उसके दिल में बेचैनी की भावना उमड़ पड़ी। ऐसा क्यों लगा कि यह बिजली क्लेश क्षेत्र यक्ष क्लेश बिजली से डरता नहीं था। इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर पाते, यक्ष विशेषज्ञ ने एक अन्य पैटर्न संघनन क्षेत्र विशेषज्ञ को मार डाला। धत्तेरी की, ये देखकर नागार्जुन गुस्से से दहाड़ उठा। हालांकि उसके चारों ओर समुद्री दौड़ के विशेषज्ञों की संख्या बहुत ज्यादा थी। वह मुश्किल से खुद को सुरक्षित रख पा रहा था। इसके अलावा भले ही वह खुद को उनके घेरे से बाहर निकाल ले, वह उस बिजली संकट विशेषज्ञ को हराने में सक्षम नहीं होगा। बजर्स। एक अन्य पैटर्न संघनन क्षेत्र विशेषज्ञ की यक्ष विशेषज्ञ के हाथों मृत्यु हो गई, जिसके बाद उसके त्रिशूल के प्रहार से 10 9वें स्तर के एकता क्षेत्र विशेषज्ञ नष्ट हो गए। इस समय यक्ष विशेषज्ञ ने अपने हाथ में त्रिशूल फिर से उठाया और उसकी दृष्टि महान वृद्ध पर पड़ी। शाप। बड़े बुजुर्ग के चेहरे पर अचानक एक अजीब सा डर छा गया। उन्हें पता था कि अब अगला बार उनकी बारी है। नहीं, मैं नहीं मर सकता, मैं मरना नहीं चाहता। मृत्यु के खतरे का सामना करते हुए बड़े बुजुर्ग ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी भंडारण अंगूठी से जेड टोकन निकालने के लिए कदम बढ़ाया। हालांकि जैसे ही वह जेड टोकन को कुचलने वाला था, उसने पाया कि वह अपना शरीर नहीं हिला सकता। ये सिर्फ उस पर ही नहीं हुआ, बल्कि बिजली के संकट क्षेत्र यक्ष पर भी एक भयानक दबाव महसूस हुआ, जिससे उसकी गति तेजी से कम हो गई। अचानक आकाश में एक बड़ी दरार दिखाई दी, जिससे भयानक बिजली चमकने लगी। कुछ ही क्षणों बाद बिजली चमकी और आकाश में एक सुंदर आकृति दिखाई दी। स्त्री यक्ष क्षेत्र विशेषज्ञ को भावशून्य भाव से देखती रही। अचानक उसके हाथ में एक दिव्य तलवार प्रकट हुई। बजर्स। ये तो बस एक साधारण तलवार का वार था, लेकिन दुनिया का रंग अचानक उड़ गया। यक्ष विशेषज्ञ के पास पहुंचने का समय नहीं था और वह तुरंत ही उसकी तलवार क्यूई द्वारा भस्म हो गया। उसका शरीर और आत्मा धूल में मिल गए, जो कभी दोबारा नहीं उठे।
एक क्षण में ही आसपास का वातावरण शांत हो गया। मैं यहाँ शिक्षक के आदेश पर समुद्री जाति को नष्ट करने और मानव जाति के क्षेत्र की रक्षा करने के लिए आया हूँ। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि रानी पद्मावती था। यह उसकी है, रानी पद्मावती, लुओ स्वर्ग महल के स्वामी। अरुणाचल क्षेत्र का समर्थन करने आए कई लोग राजरानी क्षेत्र के विशेषज्ञ थे और उन्होंने रानी पद्मावती को तुरंत पहचान लिया। इंतजार, क्या वह स्वर्गीय बिजली जानबूझकर थी? रानी पद्मावती को सर्वोच्च उद्देश्य कब समझ में आया था? इसके अलावा यह उस स्तर तक था जहां इसे एक गहन पैटर्न के रूप में उकेरा गया था। नागार्जुन की आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमक उठी। ये तलवार क्यों हुई? क्या उसने पूर्ण स्तर की तलवार की मंशा को समझ लिया है और उसे एक गहन पैटर्न में उकेर दिया है? विवेक की आंखें सदमे से भर गईं। रानी पद्मावती के आकस्मिक हमले में निहित तलवार की मंशा ने उसे अभिभूत कर दिया था। बिजली संकट क्षेत्र विशेषज्ञ, जो अब तक मानव जाति के विशेषज्ञों के बीच कहर बरपा रहा था, तुरंत मारा गया था। शिक्षक का Z टोकन हटा दो। मैं शिक्षक की मातृभूमि की रक्षा करूंगा, रानी पद्मावती ने उदासीनता से कहा। वह सफ़ेद कपड़े पहने हुए थी और असाधारण लग रही थी। उसका शरीर एक अलौकिक आभा से भरा हुआ था। हालांकि रानी पद्मावती ने बड़े बुजुर्ग की ओर नहीं देखा, लेकिन वह जानता था कि वह उससे बात कर रही थी। जैसी मेरी महिला की आज्ञा। बड़े बुजुर्ग ने अवचेतन रूप से सिर हिलाया। उनकी अभिव्यक्ति थोड़ी चकित थी क्योंकि उन्होंने Z टोकन को एक तरफ रख दिया था। यदि रानी पद्मावती अभी प्रकट नहीं हुआ होता तो वह मर चुका होता और उसे Z टोकन को कुचलने का मौका भी नहीं मिलता। यह अब कोई रहस्य नहीं था कि रानी पद्मावती ने राहुल को अपना शिक्षक स्वीकार कर लिया था। हालांकि पहले तो इसने कई लोगों को भ्रमित कर दिया था, लेकिन जब राहुल ने स्थानिक अशांति में समुद्री जाति के राजा क्षेत्र के विशेषज्ञों को मार डाला तो आखिरकार सभी को समझ में आ गया। इस आदमी ने अपनी ताकत इतनी अच्छी तरह छुपा रखी थी। हे, समुद्री जाति का नाश करो, अरुणाचल क्षेत्र की रक्षा करो, तुम बहुत घमंडी हो। तभी अचानक आकाश में एक विशाल अंतरिक्षीय दरार दिखाई दी। फिर अंतरिक्षीय अशांति की गहराई से एक शक्तिशाली बाढ़ का अजगर उभरा। एक और बिजली क्लेश क्षेत्र विशेषज्ञ। इससे सभी लोग हैरान रह गए। बिजली संकट क्षेत्र के विशेषज्ञ अब क्यों दिखाई दे रहे थे? इसके अलावा ये पिछले वाले से भी अधिक मजबूत लग रहा था। मुझे प्रतिभाशाली लोगों को मारना बहुत पसंद है। आज तुम्हारा सिर मेरी गिनती में जुड़ जाएगा। कुछ ही क्षणों बाद एक और बिजली क्लेश क्षेत्र यक्ष विशेषज्ञ अंतरिक्ष दरार से प्रकट हुआ। बूम बूम बूम, डॉट। जैसे ही आसपास का वातावरण कांप उठा, 3 अन्य अत्यंत शक्तिशाली समुद्री दौड़ बिजली क्लेश क्षेत्र विशेषज्ञ प्रकट हुए। कुल मिलाकर वहां 5 समुद्री दौड़ बिजली क्लेश दायरे विशेषज्ञ थे। 2 बार ड्रैगन, एक यक्ष और अन्य 2 एक राक्षसी वेल और एक मत्स्य मनुष्य थे। एक समूह के रूप में उन्होंने जो आभा बिखेरी वह अद्भुत थी। धिक्कार है, क्या उन्हें अपने कष्टों पर कर्म के प्रभाव की चिंता नहीं है? वे इतने निडर क्यों थे? चाहे वह मानव जाति हो, समुद्री जाति हो या कोई अन्य जाति हो, केवल वे साधक ही पूर्ण भौतिक शरीर प्राप्त कर सकते थे जिन्होंने स्वर्गीय कष्टों को सहा हो और राजलोक विशेषज्ञ बन सकते थे। स्वर्गीय क्लेशों के 3 चरण थे, जो स्वर्ग, पृथ्वी और मानव के क्लेश थे। यदि यह राक्षसी साधक होता तो यह मानवीय क्लेश के स्थान पर राक्षसी क्लेश होता। भयानक क्लेश बिजली की तड़पती शक्ति के प्रभाव में साधक के शरीर की कोशिकाएं लगातार नष्ट होती रहती और फिर पुनर्जन्म लेती। तड़प से गुजरने के बाद ही वे स्वर्गीय क्लेश से पार पा सकते थे। हालांकि अगर इस प्रक्रिया के दौरान उन्होंने थोड़ी सी भी गलती की तो उनका शरीर और आत्मा नष्ट हो जाएगी। दूसरे क्लेश को पाताल लोक क्लेश के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें हजारों दुष्ट आत्माओं द्वारा निर्मित पाताल लोक की ऊर्जा शामिल थी तथा इसमें असंख्य मृत आत्माओं का आक्रोश और जुनून शामिल था। यदि किसी विशेषज्ञ का शरीर नकारात्मक कर्म से दूषित हो तो वे इस कष्ट के दौरान की हुई विचलन से पीड़ित हो सकते हैं और परिणामस्वरूप मर सकते हैं। तीसरे क्लेश में भी क्लेश बिजली शामिल थी और किसी को अपने भौतिक शरीर को वास्तव में उदात्त बनाने और राजा क्षेत्र विशेषज्ञ बनने के लिए 9 स्वर्गों से आने वाली क्लेश बिजली की शक्ति का सामना करना पड़ता था। यद्यपि प्रत्येक क्लेश अत्यंत खतरनाक था, फिर भी क्लेशों से पार पाने से जो लाभ प्राप्त हो सकते थे वे स्वतः स्पष्ट थे। यह विशेष रूप से तीसरे क्लेश के लिए था, जिसे पैटर्न संघनन क्षेत्र के दौरान एक साधक द्वारा उत्कीर्ण किए गए गहन पैटर्न की संख्या और प्रकार के आधार पर विभिन्न स्तरों में विभाजित किया गया था। तीसरे क्लेश का स्तर जितना ऊंचा होगा उतना ही अधिक लाभ प्राप्त होगा। इस मामले में जो व्यक्ति रानी पद्मावती के पहले हमले में मारा गया था वह एक बिजली क्लेश क्षेत्र विशेषज्ञ था जो अभी पहले क्लेश से गुजरा था, जबकि ये 5 दूसरे क्लेश से गुजर चुके थे। सिर पर सुनहरे सींग वाले बार ड्रैगन को भी जल्द ही तीसरे क्लेश का सामना करना पड़ा। उनकी आभा ने मानव जाति के विशेषज्ञों को अभिभूत कर दिया। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ यदि उन्हें इन बिजली क्लेश क्षेत्र विशेषज्ञों का सामना करना पड़ा तो वे नष्ट हो जाएंगे। बेशक ये बात रानी पद्मावती के लिए सही नहीं थी। जब से वह जुबान की शिष्या बनी थी, रानी पद्मावती की ताकत बढ़ गई थी। 5 समुद्री जाति के बिजली संकट क्षेत्र के विशेषज्ञों की आंखें राक्षसी हत्या के इरादे से भरी हुई थीं। भयानक ऊर्जा तरंगे रानी पद्मावती को घेरती हुई बाहर निकलीं। इसी समय उन सभी ने अपनी कलाकृतियां और हथियार निकाल लिए। हालांकि रानी पद्मावती की अभिव्यक्ति पूरे समय बहुत उदासीन रही।
मर जाओ मानव। बाढ़ का ड्रैगन क्रूरता से मुस्कुराया क्योंकि उसका लंबा भाला काली रोशनी के साथ फूट पड़ा और रानी पद्मावती की ओर वार किया। भाले का प्रहार तूफान की आंख की तरह था जो अपनी नोक पर एकत्रित शक्ति को केंद्रित कर रहा था। ये देखकर रानी पद्मावती ने धीरे से अपने हाथ में तलवार उठाई। तलवार की तेज चमक ने सबको अंधा कर दिया, मानो पूरी दुनिया अंधेरी हो गई हो। इसके बाद एक कर्कश ध्वनि हुई। नहीं, उसी समय अचानक एक अविश्वसनीय गर्जना सुनाई दी। जब सबकी नज़र वापस लौटी तो अभी अभी हमला करने वाला बाढ़ का अजगर कहीं नजर नहीं आया। सिर्फ राख बची थी जो धीरे धीरे आसपास बिखर रही थी। ये कैसे संभव है? उसकी ताकत इतनी भयानक कैसे हो सकती है? बिजली संकट क्षेत्र के बाकी विशेषज्ञों ने आश्चर्य से अपनी आंखें सिकोड़ लीं। बाढ़ का अजगर एक भी प्रहार झेलने में सक्षम नहीं था। यदि पहले वे रानी पद्मावती की ताकत से केवल थोड़ा आश्चर्यचकित हुए थे तो अब उनके दिलों में केवल डर ही बचा था। मानव, आप किस साधना स्तर तक पहुंच गए हैं? बिजली क्लेश क्षेत्र यक्ष विशेषज्ञ ने गंभीर भाव से पूछा। रानी पद्मावती के पास बिजली क्लेश क्षेत्र विशेषज्ञ की आभा या राजा क्षेत्र विशेषज्ञ का भयानक दबाव नहीं था तो उसके पास इतनी भयानक ताकत कैसे हो सकती थी? रानी पद्मावती की प्रतिक्रिया एक और तलवार का वार थी। तलवार के प्रहार की ध्वनि मानो संसार में गूंज रही थी। स्वर्गीय बिजली की चकाचौंध भरी शक्ति तलवार की क्यूई के साथ मिल गई थी। मर्मन बिजली क्लेश दायरे विशेषज्ञ मर गया। नहीं, तलवार क्यूई द्वारा निगले जाने से पहले मत्स्य विशेषज्ञ ने निराशा की एक अनिच्छुक चीख निकाली। जब से वह बिजली के क्लेश क्षेत्र में पहुंचा था तब से वह अनंत समुद्र में एकांत में साधना कर रहा था। वह क्लेशों से बचकर जल्द से जल्द राजा के क्षेत्र में प्रवेश करना चाहता था। हालांकि कुछ समय पहले समुद्री जाति के एक संत राजा क्षेत्र विशेषज्ञ ने व्यक्तिगत रूप से उनसे मुलाकात की थी और उनसे वादा किया था कि यदि वह समुद्री जाति के लिए लड़ेंगे तो वे उन्हें एक पवित्र कलाकृति का एक टुकड़ा देंगे। पवित्र कलाकृतियों के टुकड़ों में कर्म की शक्ति के विरुद्ध रक्षा करने की क्षमता थी, इसलिए यह बिजली क्लेश क्षेत्र के साधकों के लिए अत्यंत आकर्षक था। आखिरकार बिजली क्लेश विशेषज्ञों ने किसी भी संघर्ष में भाग नहीं लिया। इसका कारण यह था कि वे नकारात्मक कर्म जमा होने से डरते थे जो क्लेशों की शक्ति को प्रभावित करेगा। हालांकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि पवित्र कलाकृति के टुकड़े का उपयोग करने से पहले ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। तलवार की मंशा और स्वर्गीय बिजली की मंशा के सम्मिश्रण ने उस जलमानव विशेषज्ञ को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। बज़र्स, उस क्षण रानी पद्मावती के चारों ओर का स्थान अचानक फट गया और प्रकाश की एक चमकदार किरण फूट पड़ी जो रानी पद्मावती की ओर बढ़ रही थी। ये यक्ष का त्रिशूल था। हालांकि जैसे ही उसने हमला शुरू किया वह तुरंत पलट गया और अंतरिक्षीय अशांति में भाग गया। दुर्भाग्यवश गति के मामले में वह उसका मुकाबला नहीं कर सकता था क्योंकि वह बिजली के बोल्ट में तब्दील हो सकती थी। एक चमकदार बैंगनी रोशनी चमकी और रानी पद्मावती की आकृति यक्ष के बगल में फिर से प्रकट हुई। साथ में एक और भयानक तलवार का प्रहार भी हुआ। एक अन्य बिजली क्लेश क्षेत्र विशेषज्ञ की मृत्यु हो गई। फिर उसने बाकी काम जल्दी से निपटा दिया। चारों ओर मौत का सन्नाटा छा गया। मनुष्य और समुद्री जाति दोनों स्तब्ध थे। उनका भव्य व्यक्तित्व हर किसी के मन में गहराई से अंकित हो गया। इस महिला की ताकत इतनी भयानक कैसे हो सकती है? ये देखकर नागार्जुन का दिल सदमे से भर गया। दिव्य द्वार पवित्र भूमि उस समय उसे भर्ती करना चाहती थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे उसकी ताकत को जानते थे। उस समय कई बुजुर्गों ने अनुमान लगाया था कि उसने संभवतः अपनी ताकत छिपाई होगी, लेकिन फिर भी यह इतने अपमानजनक स्तर तक नहीं पहुंचना चाहिए था, है ना? असंभव। उसकी वर्तमान ताकत निश्चित रूप से राहुल से संबंधित थी। नागार्जुन की आंखों की गहराई में एक अजीब सी रोशनी चमक उठी। राहुल सचमुच एक राक्षस है, लेकिन क्या शिष्यों को सिखाने की उसकी क्षमता कुछ ज्यादा ही अजीब नहीं है? वह ऐसा कैसे करता है? ये सोचकर नागार्जुन का दिल संदेह से भर गया। अन्य मानव विशेषज्ञों के भी ऐसे ही विचार थे। कई साल बीत चुके थे और हालांकि राहुल ने खुद को नहीं दिखाया था, उसकी खबर पूरे जियान महाद्वीप में फैल रही थी। ये भी ज्ञात हो गया था कि जो कोई भी उनका शिष्य बन जाता है उसकी शक्ति निश्चित रूप से आश्चर्यजनक सीमा तक छलांग और सीमा से बढ़ जाती है। रानी पद्मावती ने अभी जो ताकत दिखाई थी उसने केवल सूचना की पुष्टि की थी। राहुल, हर किसी के मन में एक निश्चित व्यक्ति की छवि उभरने लगी। युवा, असाधारण प्रतिभावान और अत्यंत शक्तिशाली। यहाँ तक कि समुद्री जाति के राजा क्षेत्र विशेषज्ञ भी उसके सामने असहाय थे। बज़र्स, इस समय एक ऐसी शक्ति जिसने संसार को थर्रा दिया था अचानक फैल गई। एक पल में एक विशाल स्थानिक दरार दिखाई दी और एक लंबा सुनहरा भाला दिखाई दिया जो शांगुआन वान एयर की ओर बढ़ रहा था। उसी समय किसी की हत्या की मंशा रानी पद्मावती पर हावी हो गई। ये देखकर रानी पद्मावती के हाव भाव बिल्कुल नहीं बदले। उसने हाथ में तलवार नहीं उठाई और न ही ऐसा लगा कि उसका रोकने का कोई इरादा है। झंकार, उस समय एक प्राचीन आभा अचानक प्रकट हुई और एक प्राचीन कांस्य घंटी ने रानी पद्मावती को घेर लिया, जिससे सुनहरे भाले को रोक दिया गया। दोनों शक्तिशाली सेनाओं के बीच संघर्ष हुआ और उसके आघात से आसपास के किसान घायल हो गए। तुमने हद पार कर दी है। अचानक एक ठंडी आवाज गूंजी और एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी अचानक प्रकट हुआ। पूर्वज, नागार्जुन की आंखें चमक उठीं। ये सफेद बालों वाला बुजुर्ग दिव्य द्वार पवित्र भूमि संदीप मान का पूर्वज था। संदीप मान की नज़र बाढ़ ड्रैगन पर पड़ी।
बार ड्रैगन स्थानिक दरार से उभरा और आकाश में दिखाई दिया। एक स्वर्गीय राजा क्षेत्र विशेषज्ञ। ये देखकर सभी के चेहरे पर भाव बदल गए। अपने साधना स्तरों के साथ वे स्वाभाविक रूप से संदीपमान और बार ड्रैगन के साधना स्तरों का पता लगाने में असमर्थ थे। हालांकि वे जानते थे कि संदीपमान एक स्वर्गीय राजा क्षेत्र विशेषज्ञ था, इसलिए जो कोई भी उसका सामना कर सकता था और नुकसान में नहीं था, वह स्वाभाविक रूप से उतना ही मजबूत था। तुम इंसानों ने ही नियम तोड़े हैं। बार के अजगर की आंखें राक्षसी हत्या के इरादे से भरी हुई थीं। पहले राहुल ने हमारे राजा क्षेत्र के विशेषज्ञों को मार डाला। अब आपकी मानव जाति के किसी व्यक्ति ने अपने साधना स्तर को छिपाकर राजा क्षेत्र से नीचे के हमारे साधकों पर हमला किया है। संदीपमान, क्या तुम सचमुच सोचते हो कि मैं कोई कदम नहीं उठाऊंगा? इससे पहले एक समुद्री जाति के संत राजा क्षेत्र ने भारतवर्ष में राजा क्षेत्र से नीचे के सभी साधकों को मारने का आदेश दिया था। ऐसा करके वह जल्द ही भारतवर्ष पर कब्जा करने की उम्मीद करता था, लेकिन वह राहुल को बाहर निकालने की भी उम्मीद करता था। इसलिए समुद्री जाति ने कई बिजली संकट क्षेत्र विशेषज्ञों को अंतरिक्षीय अशांति में छिपने के लिए भेज दिया था। सही समय पर वे प्रकट होकर सभी मानव विशेषज्ञों को मार डालेंगे। उम्मीद है कि इससे राहुल सामने आ जाएगा। जब तक राहुल थोड़ी सी भी हरकत करती, स्थानिक अशांति में छिपे संत राजा क्षेत्र विशेषज्ञ बिजली की तरह तेजी से हमला करते और राहुल को मार देते। हालांकि उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि कोई और अचानक प्रकट हो जाएगा। वे समझ गए थे कि रानी पद्मावती का साधना स्तर राजा क्षेत्र तक पहुंच गया था। हालांकि वह मानव राजा क्षेत्र की विशेषज्ञ से कमजोर नहीं थी। पानी का परीक्षण करने के लिए एक स्वर्गीय राजा क्षेत्र विशेषज्ञ ने व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई की थी। इस प्रकार समुद्री जाति विशेषज्ञों की नज़र में रानी पद्मावती ने अपनी असली ताकत को छिपाने के लिए किसी प्रकार की गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया होगा और दो जातियों के बीच युद्ध में भाग लेने के लिए खुद को छिपाया होगा। हालांकि स्वर्गीय राजा क्षेत्र बार ड्रैगन को इस बात से आश्चर्य हुआ कि वह भी यह नहीं बता सका कि रानी पद्मावती किस प्रकार की गुप्त तकनीक का उपयोग कर रहा था। मैं हमेशा से स्पष्टवादी और ईमानदार रहा हूँ। मुझे भेष बदलने की क्या ज़रूरत है? आप सोच सकते हैं कि आप शक्तिशाली हैं, लेकिन मेरी नज़र में आप एक चींटी के अलावा कुछ नहीं हैं, रानी पद्मावती ने उदासीनता से कहा। इस युद्ध के दौरान ये पहले ही सहमति हो चुकी है कि राजा क्षेत्र के साधक युद्ध में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। अब जब तुम इंसानों ने फिर से नियम तोड़े हैं तो मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। बार के अजगर की आंखें राक्षसी हत्या के इरादे से भरी हुई थीं। भले ही रानी पद्मावती ने अपनी शक्ति को छुपाया हो या वह वास्तव में केवल एक पैटर्न संघनन क्षेत्र साधक थी, उसने वास्तव में स्वर्गीय बिजली के गहरे पैटर्न को उकेरा था। इस प्रकार वह उसे जीवित रहने की अनुमति नहीं दे सकता था। कहीं ऐसा न हो कि वह भविष्य में समुद्री जाति के लिए आपदा का कारण बन जाए। स्वर्गीय राजा क्षेत्र बार ड्रैगन एक कदम आगे बढ़ा और गायब हो गया। कुछ ही क्षणों बाद आकाश में एक विशाल छेद दिखाई दिया। उसका विशाल सुनहरा भाला विनाशकारी शक्ति के साथ रानी पद्मावती की ओर झपटा। झनकार। संदीपमान ने ठंडी सांस ली और अपनी आस्तीनें लहराईं। प्राचीन कांस्य घंटी स्वर्ण भाले से टकराए। झनकार, झनकार, झनकार। दोनों भयानक शक्तियां एक दूसरे से टकरा गईं और उनकी टक्कर की आवाज आकाश में गूंज उठी। कुछ ही सेकंड बाद उन दोनों ने अंतरिक्ष को चीर दिया और अंतरिक्षीय अशांति की गहराई में एक पागलपन भरी लड़ाई शुरू कर दी। धमाका। उसी समय आकाश में एक विशाल ताड़ का पेड़ प्रकट हुआ और उसने रानी पद्मावती पर प्रहार करने की कोशिश की, जिसके बाद एक कृपाण के प्रहार से आकाश फट गया और ताड़ का पेड़ चकनाचूर हो गया। यदि समुद्री जाति नियम तोड़ना चाहती है तो परिणाम के लिए तैयार रहें। अचानक एक मानव विशेषज्ञ की आवाज गूंजी। नियम तो पहले तुम इंसानों ने तोड़े थे, तो फिर जिम्मेदारी हम पर क्यों थोप रहे हो? तभी अचानक एक विशाल आध्यात्मिक दबाव छा गया। हर कोई एक अदृश्य शक्ति को अपने ऊपर भारी महसूस कर सकता था जो पहाड़ के समान भारी थी। एक संत राजा क्षेत्र विशेषज्ञ नागार्जुन की अभिव्यक्ति में भारी परिवर्तन आया। ये स्पष्ट था कि समुद्री जाति का ये संत राजा क्षेत्र विशेषज्ञ रानी पद्मावती को मारना चाहता था। रानी पद्मावती राहुल का शिष्य है। क्या आप वास्तव में राहुल को नाराज करना चाहते हैं? उसी समय अचानक एक शक्तिशाली आवाज गूंजी। यह मास्टर है। नागार्जुन की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। समुद्र दौड़ का सामना करने वाला व्यक्ति संत राजा दायरे विशेषज्ञ दिव्य गेट पवित्र भूमि का मालिक था। हालांकि दिव्य द्वार पवित्र भूमि के स्वामी को एक अन्य समुद्री जाति संत राजा क्षेत्र विशेषज्ञ द्वारा रोका जा रहा था और वह रानी पद्मावती को बचाने के लिए कोई भी प्रयास नहीं कर सका। संत राजा क्षेत्र विशेषज्ञ जिसने अभी अभी हमला किया था वह वही था जो स्थानिक अशांति की गहराई में छिपा हुआ था, राहुल से निपटने के लिए इंतजार कर रहा था। हालांकि राहुल नहीं आया। उसकी जगह रानी पद्मावती आ गया था। ये देखते हुए कि शांतगुआनवान की ताकत राजा के दायरे से नीचे लड़ाई के तराजू को झुका सकती है और उसकी असीम क्षमता, उसने एक कदम उठाने का फैसला किया। क्या आपको लगता है कि मेरे कार्रवाई करने के बाद वह बच पाएगी? संत राजा क्षेत्र विशेषज्ञ के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान उभर आई, क्योंकि उसके शरीर से भयानक शक्ति निकल रही थी। यद्यपि राहुल प्रकट नहीं हुआ, फिर भी उसके शिष्य को मारना भी कोई बुरा परिणाम नहीं था। ये संत राजा राज्य विशेषज्ञ एक हट्टा कट्टा आदमी था और उसकी त्वचा का एक एक इंच भूतिया शक्तियों से भरा हुआ था। उसके माथे पर भी अजीब सी रेखाएं थीं।
वह एक राक्षसी वेल विशेषज्ञ था, लेकिन वह वर्तमान में मानव रूप में लड़ रहा था। उसने हाथ बढ़ाकर ताली बजाई। आकाश को ढंकने वाली 2 विशाल हथेलियां रानी पद्मावती के पास आ गईं। संत राजा क्षेत्र विशेषज्ञ की आध्यात्मिक भावना से बंधे होने के कारण रानी पद्मावती बच निकलने में सक्षम नहीं होगा। हालांकि ऐसी भयानक और राक्षसी दिव्य शक्ति के सामने रानी पद्मावती की अभिव्यक्ति शांत थी और वह बिल्कुल भी घबराई नहीं। गुरुजी, वह बुदबुदाई। तभी उसके हाथ में एक जेड टोकन दिखाई दिया, जिसे उसने कुचल दिया। धमाका। कुछ ही क्षणों बाद एक भयानक शक्ति अचानक प्रकट हुई जिसने दुनिया को दहला दिया। रानी पद्मावती के पीछे अचानक एक भयानक प्रेत प्रकट हुआ। प्रेत आकृति ने अपने हाथ पीछे कर रखे थे और वह उदासीन भाव से संत राजा क्षेत्र विशेषज्ञ को देख रही थी। फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया और अपने सामने खाली हवा को धीरे से झटका, जिससे हमला विफल हो गया। राहुल। जब संत राजा क्षेत्र विशेषज्ञ ने यह देखा तो उसकी आंखें आश्चर्य से भर आईं। ये राहुल की आध्यात्मिक भावना से संघनित एक प्रेत था। एकमात्र संत राजा क्षेत्र साधक मेरे शिष्य पर हमला करने का साहस कर सकता है। राहुल की प्रेत आकृति ने उदासीनता से उस हृष्ट-पुष्ट आदमी को देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमक उठी। कुछ ही क्षणों बाद बलवान संत राजा क्षेत्र विशेषज्ञ ने मुंह में खून थूक दिया, मानो उस पर बिजली गिर गई हो। ये कैसे संभव है? तुम इतने शक्तिशाली कैसे हो सकते हो? संत राजा क्षेत्र विशेषज्ञ की आंखें आश्चर्य से भर गईं। वह जानता था कि प्रेत आकृति में राहुल की शक्ति का केवल एक हिस्सा ही था। इसका मतलब यह था कि दूसरे पक्ष की ताकत संत राजा के दायरे से अधिक हो गई थी। क्या ये व्यक्ति स्वर्गीय राजा क्षेत्र का साधक नहीं था? वह स्पष्टतः महान सम्राट के दायरे में पहुंच गया था। महान सम्राट साम्राज्य, ये जियान महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर था। प्रत्येक महान सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ एक पुराना राक्षस था जो सैकड़ों हजारों वर्षों से जीवित था। हालांकि राहुल का नाम हाल के वर्षों में ही सामने आया था। ऐसा लग रहा था जैसे वह अचानक हवा से प्रकट हो गया हो। उनकी जांच से पता चला कि यह लड़का भी केवल 20 वर्ष का ही था। आखिर यह आदमी कौन था? उस समय राहुल की प्रेत आकृति ने अपनी उंगली उठाई और एक अदृश्य शक्ति ने अचानक संत राजा क्षेत्र विशेषज्ञ को कैद कर लिया। ये देखकर संत राजा क्षेत्र विशेषज्ञ में जबरदस्त शक्ति प्रकट हुई। हालांकि चाहे उसने कितना भी संघर्ष किया हो, वह मुक्त नहीं हो सका। असंभव, मैं आज़ाद क्यों नहीं हो सकता? संत राजा क्षेत्र विशेषज्ञ की आंखें अविश्वास से भर गईं। यद्यपि महान सम्राट का राज्य शक्तिशाली था, ये तो केवल एक प्रेत था। इसे इतनी शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। इंतजार, क्या ये स्थानिक और शक्ति इरादे का मिश्रण था? उसका शरीर कांप उठा। इस क्षण उसे अंततः समझ में आ गया कि राहुल उसे आसानी से कैद क्यों कर सकता है। एक पुराने राक्षस के रूप में जो सैकड़ों हजारों वर्षों से जीवित था, उसके पास स्वाभाविक रूप से सर्वोच्च इरादों को समझने के लिए बहुत समय था, लेकिन उसने केवल प्रथम स्तर के स्थानिक और शक्ति इरादों को ही समझा था। हालांकि यही उसकी सीमा थी। इन सर्वोच्च उद्देश्यों में कोई प्रगति न कर पाने के बाद उसने अपने प्रयासों को अन्य युद्ध संबंधी उद्देश्यों पर केंद्रित किया, क्योंकि वे अधिक फलदायी होते। आखिरकार सर्वोच्च इरादों के लिए साधक की समझने की क्षमता पर बहुत सख्त आवश्यकताएं थीं। यहाँ तक कि गैर सर्वोच्च इरादे भी जब उच्च स्तर पर समझे जाते हैं तो वे भी जबरदस्त मात्रा में शक्ति मुक्त करने में सक्षम होते हैं, विशेष रूप से जब उन्हें गहन पैटर्न के रूप में उकेरा जाता है। बिजली के क्लेश क्षेत्र में रहने वाले लोग भी लगातार दुनिया के नियमों की शक्ति को समझ रहे थे। केवल क्लेशों को पार करके ही कोई राजा क्षेत्र का विशेषज्ञ बन सकता था। हालांकि अधिकांश साधक ये नहीं जानते थे कि राजलोक तक पहुंचने के लिए एक अत्यंत कठिन शर्त है, यानी पूर्ण स्तरीय संकल्प प्राप्त करना। तभी वे संसार के नियमों की शक्ति को अपने गहन स्वरूप में पुनर्ता समाहित कर पाएंगे। राजा क्षेत्र विशेषज्ञों का वर्गीकरण भी इसी से संबंधित था। जिन लोगों ने एक पूर्ण स्तरीय मार्शल इरादे को सफलतापूर्वक समझ लिया था, उन्हें प्रारंभिक चरण के मानव राजा क्षेत्र साधक माना जाता था। 2 पूर्ण स्तरीय मार्शल इरादे मध्य चरण माने जाते थे और 3 पूर्ण स्तरीय मार्शल इरादे उन्नत चरण माने जाते थे। यदि कोई स्वर्गीय राजा के दायरे में प्रवेश करना चाहता है तो उसे सैन्य इरादों को मिलाना होगा। जो लोग 2 को एक साथ जोड़ने में सक्षम थे वे या तो प्रारंभिक चरण या मध्य चरण के स्वर्गीय राजा क्षेत्र साधक थे, जबकि जो 3 को एक साथ जोड़ पाए वे उन्नत चरण के स्वर्गीय राजा क्षेत्र विशेषज्ञ थे। जहां तक संत राजा के क्षेत्र का प्रश्न है, वहां तक केवल उन कानूनों की गहन शक्ति को सही मायने में समझकर ही पहुंचा जा सकता है जो उनके द्वारा उत्कीर्ण गहन पैटर्न में निहित थी। हालांकि पैटर्न संघनन क्षेत्र के साधक केवल आक्रमण करने के लिए नियमों की गहन शक्ति का ही उपयोग कर सकते थे। संत राजा क्षेत्र के विशेषज्ञ नियमों की शक्ति को पूरी तरह से नियंत्रित करने में सक्षम थे। जो लोग 36% कानूनों को नियंत्रित कर सकते थे उन्हें प्रारंभिक चरण के संत राजा क्षेत्र विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता था। 72% को नियंत्रित करने वाले को मध्य चरण के संत राजा क्षेत्र विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता था और 100% को नियंत्रित करने वाले को उन्नत चरण के संत राजा क्षेत्र विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता था। ये बलवान संत राजा क्षेत्र विशेषज्ञ एक प्रारंभिक चरण का संत राजा क्षेत्र साधक था। वह सेंट किंग के दायरे में प्रवेश करने में इसलिए सफल हो पाया था क्योंकि वह समुद्र के 36% कानूनों पर नियंत्रण कर सकता था। धमाका, उसकी आंखें चमकदार नीली रोशनी से चमक उठीं और उसके चारों ओर का स्थान तरंगित हो गया। कुछ ही क्षणों बाद वह एक राक्षसी वेल में बदल गया और तुरंत नीचे समुद्र में गोता लगा दिया।
वह समुद्र के नियमों का उपयोग करके राहुल द्वारा स्थापित स्थानिक पिंजरे को तोड़ना चाहता था। हालांकि चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, वह सफल नहीं हो सका। तुम बहुत कमजोर हो। अपनी ताकत से तुमने सचमुच मेरे शिष्य पर हमला करने की हिम्मत की। तुमने साफ तौर पर खुद को ज्यादा आंका है। राहुल की आवाज गूंजी। यद्यपि उन्होंने ऊंची आवाज में बात नहीं की थी, फिर भी उनकी आवाज पूरे अरुणाचल क्षेत्र और यहां तक कि भारतवर्ष में स्पष्ट रूप से सुनाई दी। उस समय दोनों जातियों के राजा क्षेत्र विशेषज्ञों ने लड़ना बंद कर दिया और उन्होंने अपना ध्यान युद्ध के मैदान की ओर लगाया जहां राहुल की प्रेत आकृति और राक्षसी वेल थी। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि राहुल इतना शक्तिशाली होगा कि संत राजा क्षेत्र विशेषज्ञ भी उसका मुकाबला नहीं कर सकेगा। विशाल राक्षसी वेल के शरीर पर एक पहाड़ के आकार का छेद दिखाई दिया। राक्षसी वेल दहाड़ी और उसकी उमड़ती आभा अस्त व्यस्त हो गई। उसकी आंखें भय और अनिच्छा से भर गईं। नष्ट करना। राहुल ने राक्षसी वेल को उदासीनता से देखा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, विनाश की मंशा से युक्त प्रकाश की एक लाल किरण अचानक नीचे उतरी। नहीं, इस व्यक्ति ने न केवल स्थानिक और शक्ति संबंधी इरादे को समझा था, बल्कि विनाश संबंधी इरादे को भी समझा था। ये किस प्रकार का राक्षस था? स्वर्गीय बिजली के इरादे के अलावा, जिसके बारे में वे जानते थे कि उसके पास 3 और इरादे थे। क्या उसने सभी सर्वोच्च इरादों को समझ लिया था? दुर्भाग्यवश उसे कभी पता नहीं चलेगा। जैसे ही लाल किरण ने उसके शरीर को छुआ, राक्षसी वेल को लगा कि उसका शरीर और आत्मा विघटित हो रहे हैं। इस समय राक्षसी वेल का दिल डर से भर गया था और उसकी आत्मा कांपने लगी। वह घुटनों के बल गिरकर दया की भीख मांगना चाहता था। वह अभी भी जीना चाहता था। हालांकि राहुल ने उसे वह अवसर नहीं दिया और लाल किरण तेजी से फैल गई। राक्षसी वेल को लगा कि उसका पूरा शरीर पंख की तरह हल्का हो गया है और फिर वह तुरंत शून्य में बदल गया। राख भी नहीं बची। 1 मिनट रुको, क्या ये विनाश का इरादा है? वह कैसे संभव है? हर कोई अचंभित होकर बेहोश हो गया।